सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पर। और नेक्स्ट टेस्ट हमारा कौन सा है? 10th वाला टेस्ट। ठीक है, हमारे 9 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये है 10th टेस्ट। और ये भी हमारा किसका है? पॉलिटिक का मतलब सेकंड टेस्ट है। मतलब 9th भी पॉलिटिका ही था, अब 10th भी जो है हमारा पॉलिटिका ही टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर शेयर कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और जैसा कि मैंने बताया है, इन क्वेश्चंस को आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया है उस वीडियो पोस्ट करनी है, अपने आंसर लगाना है, और उसके बाद ही आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो रिटेन रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। सबसे पहले है एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर फॉर हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स। बोले कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कितने स्टेट्स के लिए लिख रखा है, मतलब कहाँ कहाँ लिख रखा है। तो जल्दी बताओ भाई, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कहाँ कहाँ लिख रखा है, जल्दी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जो था वो किस किस का था? एमपी का था, बिहार का था, और उड़ीसा का था। ठीक है, एमपी, बिहार और उड़ीसा का था। लेकिन 2006 में, कब? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006 में जब कौन सा अमेंडमेंट हुआ था यहाँ का? हुआ था 94th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा 94th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें 2006 में बिहार को हटा दिया गया। ऐसा बोला गया कि भाई यहाँ पे लगभग शेड्यूल एरिया नहीं है, या एसटी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है, इसीलिए वहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे एक स्टेट ऐड की गई, कौन सी? झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, तो याद रखना। तो इसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और उड़ीसा है। ओरिजिनली बिहार भी था, लेकिन 2006 में बिहार को 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हटा दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारी केवल 3 जो स्टेट्स हैं उनमें ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की वो है, अपॉइंटमेंट होती है, और में नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। लीगल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताना है। लीगल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताना है। ठीक है, लीगल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताना है कि प्रोमिसरी एस्टोपल क्या है? प्रोमिसरी एस्टोपल क्या है? जल्दी बताओ भाई, प्रोमिसरी एस्टोपल क्या होती है? जल्दी बताओ इनमें से क्या होती है। तो याद रखना, ये प्रोमिसरी एस्टोपल क्या होती है? कुछ नहीं, एक लीगल कंसेप्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज के साथ एसोसिएटेड है। बस इतना याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ एसोसिएटेड एक लीगल कंसेप्ट है, जिसमें क्या बोला जाता है कि भाई जिसने, मान लो कि इसमें क्या होता है, मान लो कि किसी ने प्रॉमिस किया, मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉज के लिए होता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ नॉर्मल लाइफ का। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी सब्जी वाले से आप सब्जी खरीद रहे हो। ठीक है, और ये सब्जी वाला है देने वाला, और ये आप हो। ठीक है, ये आप हो। तो आपने क्या किया? इससे सब्जी खरीदी। इसने बोला कि भाई अगर कोई भी सब्जी खराब मिल जाएगी ना, आप एक काम करना, मेरे को रिटर्न कर देना। ठीक है, तो अब ये जो आप हो, ये आप इस सब्जी को घर ले आए, लेकिन वो क्या मिल गई? खराब मिल गई। इससे आपका तो पैसों का नुकसान हो गया। तो उसने बोला था ना कि भाई मेरे को वापस दे जाना। तो अगर आप वापस इसके पास सब्जी लेके जाते हो तो इसको वो जो प्रोमिस है वो रखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्रोमिसरी एस्टोपल। ठीक है, तो याद रखना यही है प्रोमिसरी एस्टोपल। ठीक है, अगर आपने प्रोमिस किया है उसको आप रखो, उसको मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते उस प्रोमिस को। ठीक है, बेशक ओरल हो, रिटर्न हो, ऐसे हो, तो वो चीज होती है। तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल। तो ये लीगल कंसेप्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज में फॉलो होता है। ठीक है, मेनली। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? हमारे दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। सबसे पहले, द स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। आप सभी को पता है भी, स्पीकर जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो कास्टिंग वोट डाल सकते हैं जब इक्वल वोट्स हो जाए दोनों साइड। स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन होगा तो देख लेंगे। द एब्सेंस ऑफ अ वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस विल मेक द पोजीशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शियल। बिल्कुल, वो फर्स्ट टाइम पे वोट क्यों नहीं डालते? क्योंकि इससे उसकी जो पोजीशन है वो इम्पार्शियल रहती है। बिल्कुल, जो सेकंड एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। आप सभी को पता है ये जो नीचे वाली 4 स्टेटमेंट्स इनके बारे में सभी पता होगा, ए बी सी डी क्या होती है, तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीकर के बारे में तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछ रखा है किसके बारे में? रिसस के बारे में।
किसके बारे में पूछ रखा है हमसे, रिसेस के बारे में पूछ रखा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म रिसेस। रिसेस किसको बोला जाता है, जल्दी बताओ भाई, रिसेस किसको बोला जाता है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो रिसेस किसको बोला जाता है, जब प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच का जो मतलब टाइम होता है उसको बोला जाता है रिसेस। प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोला जाता है, रिसेस बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में, डिप्लेटेड यूरेनियम के बारे में। किसके बारे में, डिप्लेटेड यूरेनियम के बारे में है। तो ये डिप्लेटेड यूरेनियम की न्यूज क्यों आई, आप सभी को पता है न्यूज में था डिप्लेटेड यूरेनियम क्यों, क्योंकि ब्रिटेन ने बोला कि हम यूक्रेन को डिप्लेटेड यूरेनियम से बने हुए एम्यूनिशन प्रोवाइड करेंगे, उनमें उनकी ट्रेनिंग वगैरह ये सब करवाएंगे। तो इसलिए ये डिप्लेटेड यूरेनियम के जो हथियार थे वो ज्यादा न्यूज में थे, क्योंकि यूक्रेन उनको प्रोवाइड करने, सॉरी ब्रिटेन उनको प्रोवाइड करने वाला है यूक्रेन को। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इनरिच्ड यूरेनियम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हम इनरिच्ड यूरेनियम को बनाते हैं ना, तो उसकी प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट बन जाता है उसको बच जाता है, उसको बोलते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम। बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं ये हाईली रेडियो एक्टिव, नहीं हाईली रेडियो एक्टिव होता तो ये मतलब इनरिच्ड यूरेनियम में यूज होता है, वहीं यूज कर लेते हैं इसको न्यूक्लियर पावर में। तो ये हाईली रेडियो एक्टिव नहीं होता है। इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन, नहीं ये सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कर सकता है, और इसको न्यूक्लियर मटेरियल माना भी नहीं जाता है। ठीक है, डिप्लीटेड यूरेनियम को, ये समझ लेना। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। तो हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डिप्लीटेड यूरेनियम क्यों भी रेडियो एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है, जो लास्ट में जो मटेरियल बच जाता है उसको बोलते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें डिप्लीटेड यूरेनियम के बारे में। और इस एक और चीज इसकी ध्यान रखते हैं, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। और डेंसिटी के कारण, उस हाई डेंसिटी के कारण ही इसको मेनली जो है वो आर्म्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हार्मनी में यूज किया जाता है। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेड से भी डबल इसकी डेंसिटी होती है। तो याद रखना, लेड से भी डबल इसकी डेंसिटी होती है डिप्लीटेड यूरेनियम की। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डिप्लीटेड यूरेनियम से वेपन्स बनाती है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डिप्लीटेड यूरेनियम से वेपन्स बनाते हैं। जैसे कि एक कंट्री का तो आपको पता ही चल गया, यूके, या फिर जिसको आप बोल सकते हो ब्रिटेन। ठीक है, उसके अलावा यूएसए भी है, उसके अलावा रशिया, चाइना, फ्रांस। ठीक है, ये सारी कंट्री हैं। यस, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये ब्रिटेन। ठीक है, क्या है, ब्रिटेन। और इसके अलावा पाकिस्तान भी ऐसा है जो डिप्लीटेड यूरेनियम से वेपन्स बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सारी कंट्रीज हैं जो इससे मतलब डिप्लीटेड यूरेनियम से जो वेपन्स बनाते हैं उनको, लेकिन इसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बोला जाता, याद रखना। ठीक है, जो डिप्लीटेड यूरेनियम से वेपन्स बनाए जाते हैं उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 3 हमें वोल्केनो दे रखे हैं और उनकी कंट्री बोल रखी है। तो हमें बताना है कौन सा वोल्केनो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। ठीक है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है माउंट मेरापी, बहुत फेमस है, अभी 2023 में भी इसकी वो हुई थी, फटा था। ये कहाँ पे है, तो आपको बताना चाहिए माउंट मेरापी कहाँ पे, इंडोनेशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट वोल्केनो है, इंडोनेशिया में। ठीक है, अभी फटा था, तो एक्टिव वोल्केनो में आता है ये, इसमें एक्टिव वोल्केनो में आता है, ध्यान रखना। तो ये इंडोनेशिया में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि ये करेक्ट पेयर तो नहीं है। तनागा, तनागा ये वोल्केनो कहाँ पे है, याद रखना ये कहाँ पे है तनागा। तनागा है हमारे यूएसए में। कहाँ पे है हमारा, यूएसए में। ठीक है, याद रखना तनागा हमारा कहाँ पे है, यूएसए में। यूएसए में भी कहाँ पे है ये, अलास्का में। ठीक है, अलास्का में है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है सिवेलुच, ये क्या कहाँ पे है, ये रशिया में। ठीक है, ये कहाँ पे है, रशिया में। याद रखना ये कहाँ पे है, रशिया में। सिवेलुच कहाँ पे है, रशिया में। तो ये इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्केनोज कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमें रॉन्ग दे रखी है, ना तनागा सही दे रखा है, ना सिवेलुच सही दे रखा है, ना माउंट मेरापी सही दे रखा है। ठीक है, तो तीनों ही हमें मतलब गलत दे रखे है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही गलत है। हमें बताने करेक्टली मैच, तो आपको दिख रहा होगा करेक्टली मैच तो एक भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी, क्योंकि एक भी करेक्टली मैच नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। माउंट मेरापी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। तनागा कहाँ पे, यूएसए अलास्का में है। और सिवेलुच कहाँ पे, रशिया में है। वोल्केनोज याद रख लेना इनकी पोजीशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बोल रहे हैं कौन कौन से जो फंक्शंस है वो स्टेट सेक्रेटरिएट करता है। कौन से फंक्शंस जो है वो स्टेट सेक्रेटरिएट करता है, जल्दी बताओ भाई कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो स्टेट सेक्रेटरिएट करता है। सबसे पहले ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, बिल्कुल कर सकता है। मिनिस्ट्रीज को असिस्ट करना पॉलिसी मेकिंग में, बजटिंग और कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, और कॉन्टैक्ट बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और अदर स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ, ये भी सेक्रेटरिएट का काम है। बिल्कुल भी ये सारे ही काम स्टेट सेक्रेटरिएट करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, सारे ही काम करता है स्टेट सेक्रेटरिएट। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बताना है प्रेसिडेंट की। आप सभी को पता है डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कि क्या
एक होती है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर, एक होती है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर। जो गवर्नर होते हैं उनके पास दो टाइप की डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर, लेकिन उनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है। उनके पास क्या होती है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है। तो हमें बताना है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में, जो हमने नीचे दे रखी है कि ये सही है कि नहीं है। सबसे पहले ही कैन अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी लोकसभा। बिल्कुल ये सिचुएशनल ये वो है, क्या बोलते हैं कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन है उनकी कि भाई यस, जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड बोले ही कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। बिल्कुल अगर वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं। थर्ड बोल रहे हैं ही कैन डिसोल्व द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजोरिटी इन लोकसभा। बिल्कुल वो लोकसभा को डिसोल्व भी कर सकते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी जो मेजोरिटी है उसको लूज कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। किसके बारे में, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। मैंने बता दिया आपको सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल तो प्रेसिडेंट के पास होती नहीं है, केवल सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है, तो वो ये तीनों ही इसमें इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको दिख रही है करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, अगर प्रेसिडेंट के पास अगर डिस्क्रिशन नहीं है तो वो काम कैसे करते हैं, उनके पास तो डिस्क्रिशनरी कोई पावर है ही नहीं, तो वो काम किसके हिसाब से करते हैं। आप सभी को पता है आर्टिकल 74 में क्या लिख रखा है कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एडवाइस से काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से काम करेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम उनकी एडवाइस से काम करेंगे। तो इसलिए उनके पास सिचुएशनल मतलब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि वो हर काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करते हैं। ठीक है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होंगे या प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं होंगे तो उनके पास थोड़ी बहुत डिस्क्रिशन आ जाती है, अदरवाइज उनके पास डिस्क्रिशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। देख लो भाई जल्दी से ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव पोज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउस विल नॉट बी प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ज्वाइंट सिटिंग। देखो ऐसे अमेंडमेंट्स जिन पे दोनों हाउसेज में अगर फाइनल डिसएग्रीमेंट हुआ है, मतलब मान लो कि एक अमेंडमेंट राज्यसभा ने, मान लो कि लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा ने उसमें कोई अमेंडमेंट बोला कि भाई ये अमेंडमेंट करना चाहिए, लेकिन लोकसभा उस पर नहीं मान रही है, तो क्या जब ज्वाइंट सीटिंग होगी तो क्या क्या ये अमेंडमेंट रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा, बिल्कुल प्रपोज किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी कि वहां पे प्रपोज नहीं किया जाएगा। सेकंड है इट्स प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स ओनली एंड नॉट टू मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आप सभी को पता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ज्वाइंट सिटिंग जो है केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल में होती है, जबकि जो मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें नहीं होती है, क्योंकि उसमें लोकसभा जो है वो सुप्रीम हो जाती है। फिर है थर्ड है इट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की जाती है। मैंने क्या बोला, ये सही स्टेटमेंट है भाई, सही स्टेटमेंट है, ये गलत क्यों लगा दिया मैंने। ठीक है, इट्स प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी लॉज। ऑर्डिनरी लॉज के लिए एप्लीकेबल होते हैं, बिल्कुल मनी लॉज के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। सही दे रखी है स्टेटमेंट, पता नहीं क्यों गलत है। थर्ड है इट इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने ये बोरो किया। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। किसके बारे में, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको दिख रहा होगा, हमें बतानिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको दिख रहा होगा केवल और केवल इसमें दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। किसके बारे में, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग के बारे में और चीज क्या है, देखो अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है, सबसे पहले तो ज्वाइंट सिटिंग को कौन समन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट समन करते हैं। ठीक है, फिर जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, मतलब किसके हिसाब से होती है, लोकसभा के हिसाब से होती है, लोकसभा के रूल्स फॉलो होते हैं उसमें। ठीक है, अब लोकसभा के रूल्स फॉलो होते हैं तो मेन उसमें प्रिसाइड कौन करता है, उसमें प्रिसाइड करते हैं स्पीकर। कौन प्रिसाइड करते हैं उसमें, स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, अगर प्रिसाइड वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेंगे, डिप्टी चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये सारी चीजें। ठीक है, अगर देखो अगर इसमें प्रिसाइड कौन कौन करता है, या तो स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 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 मान लो कि ये तीनों ही नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा, ज्वाइंट सीटिंग में वही प्रिसाइड करेगा, कोई भी पर्सन। ठीक है, याद रखना।
मतलब जो भी मेंबर्स डिसाइड करेंगे, ज्वाइंट सीटिंग में बैठे हुए जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी जिस मेंबर को भी डिसाइड करेंगे फिर वही प्रिसाइड करेगा, ये है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ज्वाइंट सीटिंग में जितने भी मेंबर बैठे होंगे वही डिसाइड करेंगे। इसकी कोरम कितनी होती है, ज्वाइंट सीटिंग की कोरम कोरम कितनी होती है? कोरम मतलब कितने मेंबर होंगे तभी वो बैठेगी, 1/10 टोटल मेंबर्स का 1/10 होगा तभी जो है ये ज्वाइंट सीटिंग बैठेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। मैंने बता दिया सम्मन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ज्वाइंट सीटिंग के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है ट्रेड ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में बताना है। ठीक है, ये आपने देख लिया, सारे ट्रेड ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल इज बैंड फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या ऐसा हो सकता है कि बायोफ्यूल का एक्सपोर्ट बैन हो इंडिया से? नहीं, बैन नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड है बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल रिक्वायर्स अ लाइसेंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बायोफ्यूल के इंपोर्ट के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन दोनों के मतलब एक्सपोर्ट के लिए भी और इंपोर्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए? बायोफ्यूल के लिए एक लाइसेंस चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। दिख रही है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या करेक्ट है? ठीक है, समझ में आ गया ट्रेड ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में। अब ये तो हो गया, चलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है तो अभी मेन प्रोड्यूसर कौन है बायोफ्यूल के? इंडिया में भी तो बायोफ्यूल पॉलिसी चल रही है, लेकिन इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर कौन कौन है बायोफ्यूल के? आप सभी को पता है इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? एक तो है इंडिया। ठीक है, इंडिया है, यूएसए है, और कौन है? इंडिया, यूएसए और ब्राजील। ठीक है, इंडिया, यूएसए और ब्राजील, ये तीन कंट्री है जो मेनली किसका प्रोडक्शन करती हैं। लगभग 85% जो प्रोडक्शन है बायोफ्यूल का वो इन्हीं कंट्रीज में होता है। 85% प्रोडक्शन जो बायोफ्यूल्स का होता है वो इन्हीं कंट्रीज में होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 81% कंजप्शन भी यही कंट्री करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 81% कंजप्शन भी यही कंट्री करते हैं, 85% प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स भी यही कंट्री करती है। इंडिया का कितना शेयर है? अप्रोक्स 3%। सबसे ज्यादा कौन कौन प्रोड्यूस करता है? यूएसए प्रोड्यूस करता है। कितना? 52%। ठीक है, 52%। ब्राजील कितना करता है? 30%, मतलब अप्रोक्स मतलब 30% के आसपास करता है। ठीक है, तो 52%, 30% और 3%, ये लगभग 85% प्रोडक्शन जो है ये तीन कंट्रीज मिलकर करती हैं। अभी इन तीन कंट्रीज ने मिलकर G20 में क्या वो किया था, क्या एक इनिशिएटिव चला था? आप सभी को पता होगा, बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का नाम सुना होगा। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ताकि जो सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की लगभग, या फिर G20 कंट्रीज हैं, वो बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट करें। ठीक है, उसको उसमें जो भी प्रोसेस आए, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो, जो भी हो, ये कंट्रीज प्रोवाइड करेंगी जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें। तो बायोफ्यूल की मोर एक्सेप्टेंस के लिए मिली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया था। G20 की मीटिंग में ये इनिशिएटिव आया था। ठीक है, तो मेन प्रोड्यूसर आपको पता चल गया कि भाई बायोफ्यूल के कौन कौन है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे इंडिया भी इनिशिएटिव चला रहा है, मतलब बायोफ्यूल्स को वो करने के लिए, बायोफ्यूल्स को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहा है। कौन चला रहा है? मेनली इंडिया। इंडिया भी काफी सारे इनिशिएटिव चला रहा है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जीवन। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन। जीवन क्या होता है? एक तो जैव ईंधन। क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल जो अवशेष निवारण योजना है, ये 2019 में आई थी, प्रधानमंत्री जीवन वाली। ठीक है, फिर आपने एक कल पढ़ी होगी गोबर धन वाली स्कीम, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो, मतलब जो मतलब बायो एग्रो रिसोर्सेज को हमें क्या करना है? मतलब गैल्वेनाइज करना है। तो ये स्कीम आई थी हमारी 2018 में। इसके अलावा सतत इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाने थे। सतत इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमें 5000 जो बायोगैस प्लांट्स थे, BCNG प्लांट्स थे, वो बनाने थे। ठीक है, और एनुअल प्रोडक्शन 15 मिलियन टन तक करना था, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा रुको इनिशिएटिव भी सुना होगा आपने, रीपर्पस्ड रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, मतलब रुको का नाम सुना होगा ना, जो FSSAI ने चलाया है, वो भी तो इसी के लिए है, FSSAI, जिसमें हमें क्या करना है? रीयूज्ड, जो मतलब क्या करना है? रीपर्पस करना है यूज्ड कुकिंग ऑयल को। ठीक है, उसको बोलते हैं रुको इनिशिएटिव, ये FSSAI का। तो ये सारे बायोफ्यूल्स के लिए ये गोवर्धन इनिशिएटिव किसका है? मेनली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, इसके अलावा भी वो काफी सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे कि ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप का नाम सुना होगा आपने। ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप कब आई थी? ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप, ये भी ग्लोबल इनिशिएटिव है जो बायोफ्यूल्स के लिए ही है। ठीक है, ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप ये कब आई थी? 2006 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है वो है। बायोफ्यूल पे कोई पॉलिसी भी बनी है क्या इंडिया में? यस, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2000, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल मतलब कितना प्रोड्यूस करना है उसमें, इथेनॉल को कितना % ब्लेंड करना है पेट्रोलियम में, और बायोडीजल को कितना करना है, ये है। ठीक है, 5% ब्लेंडिंग हमें किसकी करनी थी? बायोडीजल की करनी थी। 20% ब्लेंडिंग किसकी करनी थी? इथेनॉल की करनी थी। ठीक है, तो ये चीज था नेशनल ये क्या बायोफ्यूल पॉलिसी में। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी होगी, या तीन स्कीम हमारी ये होगी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब G20 में लॉन्च हुआ था? रुको इनिशिएटिव किसका है? ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं?
इसके अलावा सस्टेनेबल शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक इनिशिएटिव आया था। कहाँ पे लिखूं मैं, ठीक है। एक सस्टेनेबल के लिए आया था, बोनू सुक्रो, क्या है, बोनू सुक्रो, ठीक है। बोनू सुक्रो एक इनिशिएटिव था जो सस्टेनेबल शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए 2006 में आया था। इसके अलावा एक फेमस इनिशिएटिव है, याद रखना, राउंड टेबल वाला, जिसको बोलते हैं राउंड टेबल सस्टेनेबल बायो एनर्जी, या फिर जो भी बोलते हैं बायो मटेरियल, ठीक है। राउंड टेबल सस्टेनेबल बायो मटेरियल, ये इनिशिएटिव भी इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जो मेनली बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए था। तो ये सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव हैं, कुछ हमारे नेशनल इनिशिएटिव हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। इंडिया भी मेजर प्रोड्यूसर में आता है, 3% वर्ल्ड का जो बायोफ्यूल है वो इंडिया प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखना, ठीक है। याद रखना, ये जो डेटा है ना वो याद कर लेना, ठीक है, ताकि क्योंकि कई बार आजकल तो डेटा भी पूछने लगे हैं, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स एक बार देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10th हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10th आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं, पार्लियामेंट इंजॉयज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन टू मेक लॉज फॉर द होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, बट द प्रेसिडेंट इज empowered टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया इन सर्टेन इन। बोल रहे हैं कि मतलब जो प्रेसिडेंट है वो इंपावर है इन स्टेट्स में ये बोलने के लिए कि भाई इस ट्राइबल एरियाज में ये पार्लियामेंट का लॉ नहीं लगेगा। तो प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ पे इंपावर्ड है, तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ कहाँ पे इंपावर है ये बोलने के लिए कि भाई वहां पे जो है वो रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ। तो याद रखना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स में जो है वो प्रेसिडेंट इंपावर है कि भाई यहाँ पे वो नहीं लगेगा। लेकिन असम में कौन है, गवर्नर। आप सभी को पता है असम में कौन है, गवर्नर। गवर्नर डिसाइड करेंगे कि वहां पे पार्लियामेंट के लॉ लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाम 400 के बारे में। किसके बारे में, पाम 400 क्या है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, पाम 400 क्या है। डिफेंस सेक्टर के लिए ये क्या है, इंडियन आर्मी बना रही है इसको, जल्दी बताओ। पोखरन में अटैक ड्रोन है ये, क्या है, अटैक ड्रोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाम 400 क्या है, एक अटैक ड्रोन है। अटैक ड्रोन टेस्ट कर रही है पोखरन में इंडियन आर्मी, उसके लिए था ये। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें, क्या है, प्रीसीजन अटैक, ठीक है, प्रीसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन, ठीक है। तो ये इसकी मेनली वो है, क्या बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म, ठीक है। तो पाम 400 क्या है ये आपको पता चल गया, ये क्या है, एक टाइप का अटैक ड्रोन है। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आंसर ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में। तो सबसे पहले बोले, ही कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड टू इट बाय लोकसभा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए एक रिजोल्यूशन चाहिए जिसमें मेजोरिटी होनी चाहिए राज्यसभा की, जबकि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर सकती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड बोले, रिजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा एंड नॉट इन लोकसभा बाय गिविंग एटलीस्ट 14 डे एडवांस नोटिस। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही दे रखी है कि इनका जो रिजोल्यूशन है वो केवल राज्यसभा में आ सकता है, लोकसभा में नहीं आ सकता, और 14 डे का पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इज रिमूवल। बिल्कुल इनके रिमूवल के लिए भी कोई ग्राउंड नहीं बताया गया। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इनके बारे में करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में, ठीक है। एक फॉर्मल, मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट के में एक फॉर्मल इंपीचमेंट फॉलो होता है, तो यहाँ पे फॉर्मल इंपीचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर्मल इंपीचमेंट की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल आपको, और लोकसभा से तो केवल सिंपल मेजोरिटी से ही आपको पार करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13। आसान सा क्वेश्चन था, तो ये हो जाता कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीआई टैग और एसोसिएटेड स्टेट के बारे में, ठीक है। कौन सा जीआई टैग किस स्टेट से एसोसिएटेड है, सुंदरगा मैंगो, बसोली पेंटिंग और नगर डुबराज राइस। जल्दी बताओ भाई ये किस किस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सुंदरागो मैंगो है ये कहाँ से है, एमपी से एसोसिएटेड है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। बसोली पेंटिंग, जल्दी बताओ ये कहाँ से एसोसिएटेड है। बसोली पेंटिंग जम्मू की पेंटिंग है, याद रखना। ये कहाँ की है, जम्मू की है, ना कि उत्तराखंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये जम्मू की है। नगरी डुबराज राइस ये कहाँ का है, नगरी डुबराज राइस कहाँ का है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का राइस है, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का राइस है, छत्तीसगढ़ का राइस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का राइस है, यहाँ का नहीं है। किसका नहीं है, असम का नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बताने करेक्टली मैच। तो जो भी जीआई टैग जिस भी प्रोडक्ट को मिला है जिस स्टेट के लिए, एक बार उनको देख लेना। तो और कई, मतलब कई टेस्ट में कई सारे आ भी चुके हैं, उनको एक जगह लिख लेना, ठीक है। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, वो है ए, ठीक है। तो सुंदरागो मैंगो एमपी का है, बसोली पेंटिंग जम्मू की है, और नगरी डुबराज राइस छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स क्या है, जल्दी बताओ भाई, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स क्या है। ठीक है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स क्या है। अभी जल्दी बताओ, दूसरी बार ये चीज आई है। ठीक है, दूसरी बार ये चीज आई है। अभी यू मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना डिप्लीटेड यूरेनियम के बारे में। डिप्लीटेड यूरेनियम में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जो यूके है वो यूके जो है वो यूक्रेन को क्या दे रहा है, हथियार प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी को ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के अंडर प्रोवाइड की जा रही है, प्रोवाइड मिलिट्री एड एंड सपोर्ट टू यूक्रेन। ठीक है, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फंडिंग दी जाएगी, सारी चीजें दी जाएंगी। अप्रोक्स 2.3 बिलियन डॉलर उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं मिलिट्री एड के रूप में। 2.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन उसके लिए, उसको बोल रहे हैं ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्री उनकी हेल्प कर रही है, ये नहीं है कि केवल यूके ही कर रही है, और भी बहुत सारी कंट्री उनकी हेल्प कर रही है, जैसे कि यूएसए हो गया। ठीक है, यूके हो गया, बहुत सारी कंट्रीज में हेल्प कर रही है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड, लिथुआनिया, नीदरलैंड, ये बहुत सारी जो भी यूक्रेनियन आर्मी की हेल्प कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमें फिर से आ गया किसके बारे में, वाइस, देखो अभी हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अब हम आगे किसके बारे में, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड एट अ जॉइंट सिटिंग। बोल रहे हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जब असेंबल होंगे जॉइंट मीटिंग में तब होंगे। सेकंड बोल रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय रोटेशन एज अ रिटर्निंग ऑफिसर। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके एक सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को अपॉइंट करते हैं और राज्यसभा को अपॉइंट करते हैं और उनको ही रिटर्निंग ऑफिसर बना देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें पता होना चाहिए भाई आपको, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल यही बोला गया था कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे होना चाहिए, लेकिन 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये रिड्यूस मतलब हटा दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 11th 1961 में, उसमें बोला गया था कि नहीं भाई ये काफी वैसा प्रोसीजर है, तो इसमें अलग अलग हाउसेज में पास करना, वही मतलब जो भी टोटल पार्लियामेंट के मेंबर है वो वैसे पास करेंगे। तो वो जो आजकल प्रोसीजर फॉलो होता है वो 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था 1961 में। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, फिर उसमें चेंज कर दिया। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ये बोला गया था, और इलेक्शन कमीशन ऐसे ही करते हैं, सेक्रेटरीट अपॉइंट कर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और फाइनल डिसीजन इनके इलेक्शन में किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। तो आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, कैग के बारे में। किसके बारे में, कैग के बारे में। ठीक है भाई, कैग के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर हिज मतलब अंडर हिज वारंट अंडर इज एंड सील, एंड इनका टेन्योर है 6 ईयर 65 ईयर्स, जो भी अर्लियर हो। तो आप सभी को पता है बिल्कुल, कैग को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हैंड एंड सील के अंदर, और 6 ईयर और 65 ईयर जो है वो इनकी एज लिमिट होती है, बिल्कुल जो भी जल्दी हो जाए। ही इज एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट विद प्रायर परमिशन विद प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है, वो कोई भी ऑफिस फर्दर ऑफिस हेल्ड नहीं कर सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो आपको दिख रही होगी, केवल एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, और कैग जो है ना, देखो ये आंसर तो हमारा आ गया ए। कैग जो है आप सभी को पता है कैग क्या है, एक इंपॉर्टेंट बुलवाक है डेमोक्रेसी के। ठीक है, बुलवाक है डेमोक्रेसी, बुलवाक डेमोक्रेसी के बुलवाक। और कौन कौन सी तीन बॉडीज है, चार बॉडीज को बुलवाक और डेमोक्रेसी बोला जाता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक इलेक्शन कमीशन, एक यूपीएससी और एक कैग। ठीक है, ये चार बॉडीज है, तो ये अदर तीन बॉडीज बुलवाक की है। तो कैग जो है उनको बुलवाक ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं। और इंडियन ऑडिट एंड मतलब ऑडिट डिपार्टमेंट आया कब था, आप सभी को पता, ब्रिटिश टाइम में आया होगा। तो कब आया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1753 में इंडियन ऑडिट मतलब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कब क्रिएट किया गया था, याद रखना, 1753 में क्रिएट किया गया था इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट जो डिपार्टमेंट है वो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, फर्स्ट टाइम कब क्रिएट किया गया था। तो ये उसके हेड होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंडर इनका अपॉइंटमेंट होता है, जो प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 148, 149, 50, ये सारे आर्टिकल इन्हीं के होते हैं, इतनी इनकी वो होती है। अब इनकी सैलरी वगैरह कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले तो इनकी सैलरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। ठीक है, इनकी सैलरी अप्रोक्स सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। और याद रखना इनका रिमूवल भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल होता है वैसे ही होता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जज से एसोसिएटेड है ये। ठीक है, तो इनकी सैलरी भी उन्हीं से एसोसिएटेड है, उनकी रिमूवल भी उन्हीं से एसोसिएटेड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है वैसे ही कैग का भी रिमूवल हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर
अम्बेडकर ने क्या बोला था कि जो कैग होगा ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर होगा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। तो मतलब बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, कई बार आ जाता है ना बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला कैग के बारे में, तो ये सारी चीजें बोली, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें बहुत सारे मतलब चीज़ों को ऑडिट करता है मतलब, लेकिन इस इन जो कॉरपोरेशन होती है ना पब्लिक कॉरपोरेशन, उनमें इनका जो वो रोल होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है, याद रखना। एक आपने नाम सुना होगा, क्या नाम लेते हैं, एप्ली बाई क्रिटिसिज्म, ये किससे रिलेटेड, ये भी कैग से क्रिटिसिज्म है, कैग का क्रिटिसिज्म जो उन्होंने बताया था वो है, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें वहां जाके पढ़ लेना। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के क्या होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड भी होते हैं, ठीक है, उनको हेल्प करते हैं उनकी चीजों में। तो फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये सारी चीजें होती है किसके बारे में, हमारे कैग के बारे में। तो ये सारी चीजें होगी हमारी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आंसर हो जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस लिवाइड बाय स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन द स्टेट। सेकंड बोले द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट सिचुएटेड विद इन स्टेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो सबसे पहले तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया स्टेट, ठीक है। अगर स्टेट के अंडर, अगर स्टेट मान लो कि ये स्टेट की जगह है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई सेंटर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर कोई सेंटर की प्रॉपर्टी है या इनकम है, तो उस पे क्या होगा, स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी, उस पे स्टेट टैक्स नहीं लगाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रॉपर्टी है या उस मतलब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में, तो वो उस पे टैक्स नहीं लगाएगी। वैसे ही ये मान लो कि सेंटर की जगह है, अगर सेंटर की जगह पे कोई स्टेट की प्रॉपर्टी या इनकम है, तो वहां पे जो है वो सेंटर भी स्टेट की प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ना सेंटर स्टेट की पे लगाएगी, ना स्टेट सेंटर की पे लगाएगी, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो कि उस खाली पड़ी जगह में, उसी खाली पड़ी जगह में मतलब मान लो कि स्टेट की जगह है, वहां पे मान लो कि सेंटर ने क्या बना दी, कंपनी बना दी, ठीक है, कंपनी बना दी कोई, लेकिन उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी बना दी ना प्रॉफिट के लिए, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही सेम इसमें अगर सेंटर ने, अगर सॉरी स्टेट ने कोई सेंटर की जगह पे कोई कंपनी वगैरह बनाई दी, तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ये केवल आपस में ही फ्री हैं, कोई लोकल गवर्नमेंट की जगह कोई फ्री नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। लोकल गवर्नमेंट की फ्री नहीं है, वहां पे टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले ये देखो, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ये देखो, सबसे पहले क्या है, दी प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस लिवाइड बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन द स्टेट। बिल्कुल, अगर कोई प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और वो स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो सारी टैक्सेस उससे एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है। सेकंड बोले दी प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, यूनियन टैक्सेशन से। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट दिख रही है, केवल एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, वो है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, वैसे ही कंपनीज वाला मतलब फ्री नहीं होगा, मैंने बता दिया आपको, कंपनीज वाला फ्री नहीं होगा, केवल जो प्रॉपर्टी वाली पड़ी है वही होगी। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला होगा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन हमारा डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज होती हैं ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो हमें बताना है सबसे पहले है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज अंडर द प्रीव्यू ऑफ राज्यसभा हैज मेंबर्स ओनली फ्रॉम द राज्यसभा। बोल रहे हैं कि इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो केवल और केवल राज्यसभा से होते हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा से में हो सकते हैं, आप पढ़ोगे तो आप। सेकंड है दे कैन प्रपोज कट मोशन रिलेटेड टू डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। तो याद रखना ये कट मोशन को प्रपोज नहीं कर सकते, इनका काम है केवल और केवल डिमांड ऑफ ग्रांट को मतलब कंसिडर करना, ना कि कट मोशन को प्रपोज करना। तो ये स्टेटमेंट भी इसके बारे में क्या हमारी रॉन्ग दे रखी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट तो आपको दिख रही है ना, तो फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। किसके बारे में, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें मतलब सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी आई कब थी, आपको पता होना चाहिए 1993 में मतलब ये आई थी। सबसे पहले जो कमेटी थी 1993 में आई थी। उसके बाद अगर बात करें, ये ओरिजिनली केवल 17 थी, बाद में इनका नंबर कितना कर दिया गया, 24 कर दिया गया। कब, 2004 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी उनका नंबर कितना कर दिया गया, 24 कर दिया गया, ठीक है, बाद में हुआ। तो अगर ओरिजिनली आ जाए, ओरिजिनली 17 ही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनली केवल 17 ही थी, ठीक है। अब कितनी है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, केवल 24 है। उसमें से अगर बात करें 24 में से 8 तो राज्यसभा में है और बची हुई सारी 16 जो है वो लोकसभा में, ठीक
ठीक है, तो लोकसभा में ज्यादा है और राज्यसभा में कम है। और अब ये तो होगी कितनी कहाँ पे है, राज्यसभा में कितनी है और लोकसभा में कितनी है। अब एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात करें एक की, ठीक है, तो एक में कितने मेंबर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक में 31 मेंबर्स होते हैं। एक में कितने मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और जो 10 मेंबर्स बच गए वो कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर्स की संख्या टोटल कितनी होती है, 31 होती है, ठीक है, 31 होती है। उसमें से 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। इन लोकसभा वाले मेंबर्स को मतलब कौन वो करता है, नॉमिनेट कौन करता है, स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं, मेंबर्स में से स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। और राज्यसभा वालों को कौन करते हैं, चेयरपर्सन, जो चेयरमैन होते हैं हाउस के, वो मेनली नॉमिनेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अगर बात करें ना, मतलब मैंने बताया ना, ओरिजिनली 17 कमेटी थी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो ओरिजिनली थी पहले उसमें 45 मेंबर होते थे, याद रखना, पहले 45 मेंबर होते थे। तो 2004 में ये चेंज किया गया कि भाई उसमें कितने मेंबर होंगे, 31 मेंबर होंगे, ठीक है। अब ये किस किस से थे ये मैं बता रही हूँ, कौन इसको सिलेक्ट करेगा ये भी हो गया। क्या ये चलो मेंबर हो गए, ठीक है, मेंबर्स को स्पीकर हो गए। क्या मिनिस्टर को कोई मतलब मिनिस्टर इस इनका मतलब मेंबर बन सकता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का कोई मिनिस्टर मेंबर बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोई भी मिनिस्टर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कितने साल के लिए बैठती है, 1 ईयर के लिए। कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए बैठती है। मेनली ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी बैठती क्यों है, क्योंकि भाई अकाउंटेबिलिटी के लिए, ताकि जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल रहे, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल रहे। और मेनली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए मेनली बैठते हैं। इनकी मतलब इनकी जो ये स्टैंडिंग कमेटी है, कमेटी की जो एडवाइस होती है वो क्या होती है, ओनली एडवाइजरी होती है, ये बाइंडिंग नहीं होती। इनकी जो एडवाइस होती है ना, याद रखना, बाइंडिंग नहीं होती। और दूसरी चीज, ये केवल और केवल मोटे मोटे काम करते हैं, जो भी इनको, जैसे कि स्पीकर, जैसे लोकसभा में जो भी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है वो कुछ कुछ काम करेंगी, जैसे कि कुछ कुछ चीजों को वो देखती हैं। जैसे कि अगर बात करें, डिमांड फॉर ग्रांट को कंसिडर करेंगी केवल, मैंने बताया कट मोशन को नहीं करेंगी, डिमांड ऑफ ग्रांट को केवल कंसिडर करेंगी। बिल्स को देखेंगी, जो उसमें आएंगे बिल्स को कंसिडर करेंगे, एग्जामिन करेंगी। एनुअल रिपोर्ट्स जो आएंगी उसको एग्जामिन करेंगी। लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम इनका नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम इनका नहीं है, ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के काम में ये वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे किसके बारे में, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें किसके बारे में बात कर रहा है, सीपीटीटीपी के बारे में, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। सबसे पहले बोल रहे हैं यूएस से इसका मेंबर नहीं है। दूसरे बोल रहे हैं इट्स कंबाइंड जीडीपी इज मोर देन दैट ऑफ आरसीईपी। आरसीईपी से इसकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो ज्यादा है, और ये फोर्स में 2023 में आया था। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले अभी रिसेंटली यूके ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी यूके ने इसको ज्वाइन किया। देखो मैं सही लगाऊंगी, इसका मतलब वो उसका मेंबर है, ठीक है। मैक्सिमम चीजों में मैं ऐसे टिक कर देती हूँ जिसका मतलब होता है उसका मेंबर है, ठीक है, याद कर लेना। तो यूके ने अभी इसमें ज्वाइन किया है, पहला मतलब यूरोपियन, मतलब पहला यूरोपियन मेंबर बना है ये, जो इसको ज्वाइन करने वाला सीपीटीटी को। सबसे पहले ये बनी कब थी, सबसे पहले याद रखना, सीपीटीटीपी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनर बनी थी 2018 में, ठीक है, सेंटियागो चाइल में, सेंटियागो चिली में, ठीक है, चिली में इसके वो हुए थे, साइनिंग हुई थी। और उसके बाद 2018 में ही ये फोर्स में भी आ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में दिसंबर में ये फोर्स में आ गई थी। इससे पहले मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पहले आती थी, टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसमें पहले यूएसए मेंबर होता था। फिर यूएसए ने 2017 में इसे ड्रॉप ले लिया, मतलब यूएसए से हट गया। तो उसके बाद बनाएगी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2018 में कौन आ गए, मतलब ये हो गए, ठीक है, और सारे मेंबर्स आ गए, ठीक है। ये समझ में आ गया, 2018 में बनी। यूके अभी इसका मेंबर बना है, ठीक है। ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके बीच में, 11 कंट्रीज के बीच में। बहुत सारी कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक मतलब इधर उधर वाली मान लो, इधर उधर वाली मिला के काफी सारी कंट्रीज है, 11 कंट्रीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूएसए इसका मेंबर नहीं है, यूएसए हट गया तब ये बनी है ना, तो इसका मतलब यूएसए तो इसका मेंबर नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है, यूएसए तो मेंबर नहीं है। सेकंड बोल रहे हैं इसकी जो जीडीपी है ना वो आरसीईपी से कितने टाइम ज्यादा है, कितने बोल रहे हैं, ज्यादा है, बस इतने ज्यादा बोल रहे हैं, तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आरसीईपी की जो जीडीपी है ना वो है वर्ल्ड का 31%। जो आरसीईपी कंट्रीज हैं, आरसीईपी कंट्रीज में कौन आते हैं, 10 तो एशियान के कंट्रीज आते हैं,
ठीक है, और 5 उसमें फ्री ट्रेड मेंबर्स आते हैं, आपको पता होगा 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले कंट्रीज आते हैं। फ्री ट्रेड पार्टनर्स इसमें कौन कौन से हैं, आप सभी को पता है, यही वाले चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे ही मेनली इसमें आते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो ये कंट्रीज कितना जीडीपी है इनका 31%, जबकि जो सीपीटीपीपी इसका जो जीडीपी है वो कितना है, ओनली 13%। ओनली कितना है, 13%, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका केवल 13% है अप्रोक्स, और इनका अप्रोक्स 31% है। तो कंबाइंड जीडीपी इनकी ज्यादा नहीं है आरसीपी से, तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। थर्ड बोल रहे हैं ये फोर्स में 2023 में आया, अभी मैंने बताया ये फोर्स में कब आ गया था, 2018 में ही आ गया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आपको दिख रही है ना, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ना, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाता है, ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए तो इसका मेंबर है नहीं, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई आपको। अब ये जितने भी सीपीटीपी के मेंबर्स है ना, ये एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी ये सीपीटीपी के मेंबर्स हैं, ये सारे ही सारे जो हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम सुना होगा, उसके भी मेंबर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, देखो आएंगी ही आएंगी, मैं बता रही हूँ। आरसीपी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आरसीईपी और टीपीपी, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी तब इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये क्या नाम लेते हैं, सीपीटीपीपी, ठीक है, ये और ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो ये है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ही आती हैं, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये सारी जो जितने भी 11 कंट्रीज इस सीपीपी का पार्ट है, वो एपेक का भी पार्ट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉर्पोरेशन का भी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या इंडिया सीपीटीपी का पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, याद रखना, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, इंडिया इंडिया जो है वो सीपीटीपीपी का पार्ट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना के डोमिनेंस के अगेंस्ट ये बनाई जा रही है कौन सी, सीपीटीपीपी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ए पैक के बारे में। ये ए पैक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बीच में लेके आ रही हूँ, ठीक है, बीच में इन द सेंस इस क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये गलत ना हो जाए, ठीक है। अभी मैं इसलिए इसको यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2009 2015 कई बार इसमें क्वेश्चन आया, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले अगर इसके हेडक्वार्टर्स पे भी काफी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, याद रखना। अभी अभी बता रही हूँ 2023 में, अभी 2023 में इसकी मीटिंग हुई थी, अभी 2023 में इसकी मीटिंग हुई थी, याद रखना। उसमें एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है जिसका नाम है गोल्डन गेट डिक्लेरेशन, जिसका नाम क्या है, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। तो आ सकता है कि गोल्डन गेट डिक्लेरेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, एपेक मतलब एपेक के साथ एसोसिएटेड है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। गोल्डन गेट डिक्लेरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए है, ताकि मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके फ्यूचर को रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल बनाया जा सके, ठीक है। रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल जो फ्यूचर है सभी कंट्रीज का वैसा हो, ठीक है। तो गोल्डन गेट डिक्लेरेशन उसके लिए है। दूसरी चीज, ये बनी कब थी, बहुत पहले बन गई थी, 1989 में ये बनी है, एपेक ऑर्गेनाइजेशन 1989 में बनी है, बहुत पहले बन गई। इसके सेक्रेटरीट कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में इसके सेक्रेटरीट है, कहाँ पे, सिंगापुर में। हेडक्वार्टर पे भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसमें पूछा गया था भी कि एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैंने कल परसों भी जो टेस्ट हुआ था उसमें बताया था एडीबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मनीला फिलीपाइंस में है, ठीक है। एडीबी का हेडक्वार्टर पूछा था उसमें, और एपेक का हेडक्वार्टर उसमें पूछा था, ठीक है। उसके अलावा एशियन का हेडक्वार्टर पूछा था। मेरे को बताओ एशियन कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एशियन कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में उसका हेडक्वार्टर है, मतलब ये कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर में। कब बनी थी, 1989 में बनी थी। अभी कौन सा डिक्लेरेशन हुआ, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन हुआ। क्या इंडिया इसका मेंबर है, याद रखना, इंडिया का इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी पार्ट नहीं बना, लेकिन इंडिया इसमें क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंडिया का इसमें क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। अभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें एक्स्ट्रा नेशंस कौन कौन से हैं, इसमें एक्स्ट्रा नेशंस कौन कौन से हैं, देखो इसमें इसमें एक तो इंडिया है ही, इंडिया भी है इसमें, इसमें यूएसए भी है, इसमें रशिया भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें कौन सा, चाइना भी है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सारे कंट्री इसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो उनमें नहीं आते हैं, ठीक है। सीपीटीपी में ना इंडिया था ना यूएसए था, ठीक है, तो ये उनमें नहीं थे, तो ये भी इसमें सारी चीजें आती हैं। एशिया पैसिफिक वाले लगभग जो कंट्रीज हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब आ जाए, जैसे कि इसमें दे रखा है कि भाई जीडीपी इनका कितना है कंबाइंड, जैसे कि सीपीटीपीपी का, सीपीटीपीपी जो भी था, ये क्या था, सीपीटीपीपी का जो टोटल जीडीपी था वो 13% के अप्रोक्स था, आरसीईपी का 31%, तो इनका अप्रोक्स कितना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वर्ल्ड का 62% है, वर्ल्ड जीडीपी का 62% जो है ना,
वो इन कंट्रीज से आता है। और ट्रेड की बात करें तो 48% ट्रेड यहाँ से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 48% ट्रेड यहाँ से होता है और 62% जीडीपी जो वर्ल्ड का है वो यहाँ से आता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको, ठीक है। इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स मैंने इसके बता दिए, ये हो गया, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ये होगी, ठीक है, एपैक। इसी के साथ एक आती है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट क्या है, इसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज मेनली इसमें एसोसिएटेड होते हैं। इसमें इंडिया, यूएसए, रशिया इसमें भी है, ठीक है। इसमें भी इंडिया पार्ट है ईस्ट एशिया समिट में। ईस्ट सॉरी इंडिया, यूएसए, रशिया, इंडिया भी पार्ट है इसका, यूएसए भी पार्ट है और रशिया भी पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो बता रही हूँ, चुपचाप से सुन लेना इसको, ठीक है। ये कब बनी थी, 2005 में बनी थी। ईस्ट एशिया समिट कब बनी है, 2005 में बनी है, ताकि एक, और ये एशियन लेड इनिशिएटिव है, एशियन लेड इनिशिएटिव है ये क्या है, एशियन लेड इनिशिएटिव है। ईस्ट एशिया समिट 2005 में बनी थी और भी बहुत सारे कंट्रीज के पार्ट है, लीडर लेड फोरम है ये, ठीक है। अब 2019 में इसकी जब मीटिंग हुई, इसमें 18 मेंबर्स हैं, जैसे कि आरसीईपी में 15 मेंबर्स है ना, तो इसमें 18 मेंबर्स हैं। आरसीईपी में 15 मेंबर्स है ना, मैंने बता दिया कि एशियन प्लस 5 मेंबर जो ऊपर वाले थे, साथ में इसमें मैंने बता दिया 3 मेंबर्स और ऐड हो गए, इंडिया, यूएसए और रशिया, ठीक है। ये 3 मेंबर्स और ऐड हो गए हैं, तो इसमें तो ये बन गई ईस्ट एशिया समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आरसीईपी को अगर मैं 3 कंट्री और जोड़ दोगे, इंडिया, यूएसए, रशिया, तो क्या बन जाएगी, ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट कब बनी थी, 2005 में बनी थी। एशियन लेड इनिशिएटिव है ये भी, ठीक है। अभी जो मीटिंग हुई 2019 में, इंडिया ने एक इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया है, अनवेल किया है। उसका नाम क्या है इनिशिएटिव का, सॉरी, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इंडिया ने कहाँ पे लॉन्च किया है, ईस्ट एशिया समिट में। तो याद रखना, ये सारे इनिशिएटिव याद रखने हैं। इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इंडिया ने कहाँ लॉन्च किया है, ईस्ट एशिया समिट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ है, मतलब जो आरसीईपी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ है, 2020 में साइन हुआ है। क्या इंडिया ने पार्ट लिया है, बिल्कुल भी इंडिया ने पार्ट नहीं लिया। फोर्स में कब आया ये, 2020 में तो हुआ है साइन, लेकिन 2022 में फोर्स में आया आरसीईपी का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये मैंने बता दिया भाई आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक काम आपको अब एक काम क्या करना है, आपको जाना है, ठीक है, आपको जाना है सबसे पहले आरसीईपी की कंट्रीज देखनी है, ठीक है। आरसीईपी की सबसे पहले तो एशियन की कंट्रीज देखनी है, ठीक है। फिर एशियन की कंट्रीज देख लोगे ना, फिर आरसीपी कंट्री देखनी है। जब आरसीपी की कंट्रीज देख लोगे, सबसे इसमें 10 नेशंस होते हैं, इस 10 नेशंस में प्लस अगर 5 कर दोगे आरसीपी के कर जाएंगे। उसमें आरसीपी में प्लस 3 कंट्रीज और कर दोगे, इंडिया, यूएसए, रशिया, तो कौन सी कंट्रीज बन जाएंगी, ईस्ट एशिया समिट वाली मतलब कंट्रीज बन जाएंगी। ईस्ट एशिया समिट और कुछ मेंबर्स, मतलब अब दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो है एपैक, मैंने बताया एपैक अभी आपको करवाई है, इसमें टोटल जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 18 मेंबर्स हैं अप्रोक्स, जितने भी मेंबर्स हैं 21 मेंबर्स हैं। एपैक के 21 मेंबर्स, सबसे ज्यादा मेंबर्स इसमें है, ठीक है। तो एपैक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज देखने, लगभग सारे मेंबर्स जो इसमें आते हैं ना, वे सारे इसमें आ जाते हैं एपैक में, ठीक है। और सीपीटीपी 11 मेंबर्स हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए तो उसमें है नहीं, इंडिया भी उसमें नहीं है, तो ये सीपीटीपी के मेंबर्स आपको देखने हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी देखनी है आपको, ठीक है। ये वीडियो बंद करके सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सारी कंट्रीज देखनी है और उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ना है और वापस देखने भी आना है वीडियो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देख के निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो ये देखने वापस भी आनी है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। आर्टिकल 252, 352 किसके लिए है, नेशनल इमरजेंसी के लिए, आप सभी को पता है। 252 किसके लिए है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डील विद पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के पावर पे, मतलब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं, ए लॉ सो इनेक्टेड अप्लाइज ओनली टू दो स्टेट विच हैव पास द रिजोल्यूशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ऐसे लॉज वहीं पे पास होंगे जहां पे वो स्टेट पास करें। मतलब आर्टिकल 252 में क्या बोला गया है कि कुछ मतलब स्टेट्स क्या बोलती है ना, स्टेट्स कुछ चीजों पे लॉ नहीं बनाना चाहती, वो चाहती है कि सेंटर उस पे लॉ बनाए। तो वो क्या बोलती है, रिक्वेस्ट करती है सेंटर को कि आप हमारे इस चीज पे, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर आप हमारे लॉ बना दो। तो उस पर फिर पार्लियामेंट लॉ बना देती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब पार्लियामेंट ने उस सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया ना, तो स्टेट उस लॉ को डिलीट या रिपील या अमेंड नहीं कर सकते, केवल केवल पार्लियामेंट वहां पे वो काम कर सकती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है कि सच ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन ओनली बी अमेंडेड इन पार्लियामेंट। हाँ, केवल पार्लियामेंट में वो अमेंड हो सकता है, रिपील हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही स्टेटमेंट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको दिख रहा होगा केवल सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो 21 आंसर हो गया हमारा सी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिर है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताना है। सबसे पहले MEIT का ये इनिशिएटिव है, दूसरे बोल रहे हैं इससे सिटीजन्स जो है वो लैंड को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जितने भी चीजें हैं उनका। इसका मतलब बिल्कुल सारी चीज ऑनलाइन आ जाएंगी तो लैंड को आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हो, तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये इनिशिएटिव किसका है याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और उसमें कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका इनिशिएटिव, याद रखना। और इसमें जो स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स इसमें आ जाते हैं उसमें कौन सा नंबर दिया जाता है, उल पिन नंबर दिया जाता है। अर्बन पार्सल मतलब सॉरी जो अर्बन लैंड पार्सल जो नंबर दिया जाता है, अर्बन लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो याद रखना। और ये नंबर किसने बनाया, NIC ने। नाम सुना होगा आपने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स जो सेंटर है उसने इसको बनाया है। 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर ये चल रही है। डिजिटल इंडिया लैंड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ये इनिशिएटिव चल रहा है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कंप्लीट, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, लिक्विड ट्री या लिक्विड थ्री। लिक्विड ट्री या लिक्विड थ्री क्या है, बहुत मतलब कुछ नहीं है भाई, मतलब अब आपको आता है तो ये आप कर पाओगे। तो लिक्विड ट्री या लिक्विड थ्री क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस को हटाने या इंप्रूव करने के लिए एक ट्री बनाया गया है। ठीक है, ये ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को अपने अंदर मतलब CO2 को ज्यादा लेता है और ज्यादा ऑक्सीजन को छोड़ता है, वो है ये। ठीक है, सर्बिया में ये प्लांट लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया, सर्बिया में ये प्लांट लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, लिक्विड ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड बोल रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है, इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है ही हैज द राइट टू एड्रेस आइदर he has the right to address either house or their joint sitting at any time and to require the attendance of a member for their purpose। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ज्वाइंट सिटिंग को भी एड्रेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। he has the right to send messages to either house of parliament regarding any pending bill and the house must consider the message with all convenient dispatch। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हमारा सी हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि क्या है, बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है, इसमें क्या बताऊं मैं, दोनों बिल्कुल सही दे रखे हैं। और ये चीज हमने कहाँ से ली गई है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कि भाई कभी भी ज्वाइंट सेटिंग बिठा सकते हैं, ये कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, तो ये सारे उसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके लिए है, हमें बताना है जीरो शेडो डे हर साल कौन से जगह पे एक्सपीरियंस होगा, जल्दी बताओ इनमें से। देखो जीरो शेडो डे क्या होता है, जब मतलब आपके जब आप मान लो धूप में खड़े हो और आपकी शेडो ही ना बने, ऐसे दिन मतलब कहाँ पे आपको दिख सकता है, मतलब साल में कभी भी। तो आप सभी को पता है जो भी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होंगी, उन कंट्री मतलब उन कंट्री हाँ उनके बीच में जो कंट्रीज होंगी उन या फिर जो जगह होंगी उनके बीच में जो है कभी ना कभी साल में ऐसा मौका तो आएगा ही कि कभी ना कभी जो है जीरो शेडो डे हो, मतलब वो परपेंडिकुलर में पड़े, लेकिन उससे जो बियॉन्ड होगी वहां पे कभी भी जीरो शेडो डे नहीं आएगा। तो दिल्ली में कभी जीरो शेडो डे आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बेंगलुरु में आएगा, बिल्कुल आएगा। हैदराबाद में आएगा, आएगा। तो ये सारे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, बेंगलुरु और हैदराबाद, दिल्ली नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, ये बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो 25 आंसर हमारा हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के बारे में बताना है भाई। किसके बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में। चीफ सेक्रेटरी स्टेट के जो होते हैं, सबसे पहले द चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हुज पॉलिटिकल हेड इज चीफ CM। बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बिल्कुल हेड होते हैं, हर चीज के हेड होते हैं ये। द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज एंड पावर इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नेवर देन नैरोअर देन कैबिनेट सेक्रेटरी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है। क्यों, क्योंकि जो इसकी ड्यूटी और पावर जो होती है ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो काफी ज्यादा होती हैं। मतलब ये मतलब अगर सेंटर की बात करें, सेंटर में जो कैबिनेट सेक्रेटरी और क्या मतलब अगर बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, तीनों मिलकर जो काम करते हैं ना, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी तीनों मिलकर जो काम करते हैं वो स्टेट में अकेला मिलकर चीफ सेक्रेटरी करता है, याद रखना। तो इनका स्कोप जो है ना वो काफी ज्यादा है, इनका स्कोप जो है वो काफी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करते हैं, CM अपॉइंट करते हैं।
मतलब सीएम चूज करते हैं, मेनली सीएम इनको चूज करते हैं, लेकिन अपॉइंट मेनली कौन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट करते हैं। क्या इनका कोई टेन्योर होता है, कोई भी इनका फिक्स टेन्योर नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूटीज में कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं होते, यूटीज में कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं होते, मतलब नॉर्मल उन यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जैसे कि दिल्ली होगी, पौंडीचेरी होगी और जम्मू कश्मीर होगी, क्या यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मतलब और क्या नाम लेते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, एलजी यहाँ पे अपॉइंट करते हैं इनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो पावर आपको पता चल गई। अगर इसकी बात करें, क्या नाम लेते हैं, इनके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कहाँ पे आते हैं, 23rd नंबर पे आते हैं, याद रखना। और अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें, वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कहाँ आते हैं, 11th नंबर पे आते हैं, याद रखना। कहाँ पे आते हैं, 11th नंबर पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कहाँ पे आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी की, फिर भी एक फिक्स टेन्योर होता है, लगभग 4 years का होता है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये होते हैं, वो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं होता, सीएम जितने दिन के लिए चाहे उनको अपॉइंट करवा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बताना क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा चीफ सेक्रेटरी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो जाता है ए, आ जाता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। सीवीसी के बारे में बताना है, किसके बारे में, सीवीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में। सबसे पहले बोले ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो केवल और केवल पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड बोल रहे हैं ये अपनी प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तीसरी बोल रहे हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 1964 में। आप सभी को पता है 1964 में सीवीसी बिल्कुल बनी थी, और संतानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी उस टाइम पे, ना कॉन्स्टिट्यूशनल थी ना स्टैट्यूटरी थी, बाद में बनी थी ये स्टैट्यूटरी बॉडी। कब, 2003 में। कब बनी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी, 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी, सीवीसी एक्ट पास हुआ था उस टाइम पे, और उस टाइम पे स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है। तो 1964 में स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। ये अपने रिपोर्ट्स किसको प्रेजेंट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है, और प्रेसिडेंट जो है वो बाद में किसको दे देते हैं, हमारी पार्लियामेंट के हाउसेज में वो रख देते हैं। ये तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। फर्स्ट देख लेते हैं, बोले कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जो केवल और केवल पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल भी केवल पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है और सारी स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, कितने इसमें मेंबर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, वो चीज आपको बतानी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात है कि इसमें एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, और दो से ज्यादा जो है वो विजिलेंस कमिश्नर नहीं होने चाहिए। एक विजिलेंस कमिश्नर और दो से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अपने हैंड एंड सील के अंडर। ठीक है, तो इनका कोई फिक्स टेन्योर वगैरह नहीं होता, किसके रिकमेंडेशन पे वो मतलब अपॉइंट करते हैं हेड एंड सील के अंडर। प्राइम, एक तो 3 मेंबर कमेटी होती है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक होम मिनिस्टर होते हैं, और एक हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेंबर कमेटी इनको अपॉइंट करवाती है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, हैंड एंड सील के अंदर अपॉइंट करते हैं। एक सीवीसी होते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। टाइम पीरियड कितना होता है, 4 years के लिए अपॉइंट होते हैं, और 65 years, जो भी पहले हो जाए तभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या फर्दर इंप्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्या फर्दर ये कहीं पे इंप्लॉयमेंट कर सकते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये मतलब इंप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इनकी सैलरी वगैरह किसके अकॉर्डिंग होती है, याद रखना। यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मतलब सीवीसी की सैलरी यूपीएससी के चेयरमैन के इक्वल, और इनकी सैलरी अप्रोक्स जो उनके मेंबर्स हैं उनके मतलब अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीजें हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, तो संतानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे होती है, ये वो सारी चीजें होगी। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला हो जाता है। इनकी इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए भाई, ये जरूर सिलेक्शन कमेटी में इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, और इनका टेन्योर कितना होता है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, कितने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर हो जाता है ए, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में 2 आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 77। तो सबसे पहले है कि आर्टिकल 53 कन्फर्स ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स इन प्रेसिडेंट एंड एम्पावर्स हिम टू एक्सरसाइज दिस पावर्स डायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। बोल रहे हैं कि आर्टिकल 53 में जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, एम्पावर करता है ताकि वो अपनी पावर्स को डायरेक्टली या फिर किसी के थ्रू वो करे। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में हमारी वो है,
डली हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर है आर्टिकल 77 होल्ड्स दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम, बिल्कुल सारी जितनी भी गवर्नमेंट की पावर्स हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो किसके नाम से होंगी? प्रेसिडेंट के नाम से होंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको बताना चाहिए दोनों स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में बिल्कुल सही दे रखी हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के कामों के बारे में सारी चीज, जितने भी काम होंगे, जो भी मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव काम होंगे, वो सारे जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना है आपको? प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो सबको पता है भाई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किससे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, वो सारे मेंबर्स उसमें मतलब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन पे एंटी डिफेक्शन लग सकता है? मान लो कि कोई मेंबर है, उसने कोई वोट कर दी, मान लो किसी पार्टी का कोई मेंबर है, उसने कोई पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई वोट कर दी, क्या वहां पे एंटी डिफेक्शन लग सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, वहां पे एंटी डिफेक्शन नहीं लग सकता। ठीक है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट में सब इंडिपेंडेंट होते हैं अपने अपने वोट देने के लिए, किसको प्रेसिडेंट को वोट देंगे, तो वहां पे मतलब एंटी डिफेक्शन नहीं लगता अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई अपने हिसाब से वोट डालता है तो। ठीक है, तो पार्टी लाइन के अलोंग वोट करने में प्रेसिडेंट इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि वो पार्टी लाइन के अलोंग ही वोट करें। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो गया सी। ये फालतू की एक्स्ट्रा बात थी, उसमें पूछा तो यही था। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है? सोलिसिटर जनरल के बारे में। आर्टिकल 76 के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल 76 के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। तो क्या वहां सोलिसिटर जनरल के बारे में बताया गया? बिल्कुल भी नहीं बताया गया। तो सबसे पहले बोल रहे हैं ये सेकंड मोस्ट सीनियर लॉयर होते हैं अटॉर्नी जनरल के बाद, बिल्कुल सेकंड मोस्ट सीनियर होते हैं। सेकंड बोल रहे हैं इनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। थर्ड बोल रहे हैं इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल के मतलब एडवाइस पे। तो याद रखना, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं क्या? अभी तक नहीं कर रहे हैं। किस मतलब इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, किसकी रिकमेंडेशन पे? अटॉर्नी जनरल की रिकमेंडेशन पे। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सोलिसिटर जनरल के बारे में समझ में आया होगा आपको। उसके अलावा इनको मतलब देखो, ये हो गया कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था इनके पास कोई डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, तो किसकी एडवाइस पे करेंगे? मतलब किसी कोई कमेटी एडवाइस करेगी, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो इसको मतलब वो करती है, मतलब रिकमेंड करते हैं, तब ये जो है सोलिसिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट मतलब कमेटी ऑफ कैबिनेट है, ये जो मतलब ये कितने साल के लिए? मेनली सोलिसिटर जनरल अप्रोक्सीमेटली कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। क्या ये रिअपॉइंटमेंट इनकी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, केवल 3 साल के लिए मेनली मतलब अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये हमारा किसके बारे में? सॉलिसिटर जनरल के बारे में। अभी मैंने बात की आपसे किसके बारे में? मतलब आर्टिकल 76 के बारे में। आर्टिकल 76 में किसके बारे में बताया गया है? अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अपॉइंट होने के लिए? सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 5 साल आपका जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, 10 ईयर्स आपकी एडवोकेसी होनी चाहिए किसी हाईकोर्ट में, या फिर आप इमिनेंट जूरिस्ट होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जज बनने के पहले तो लायक होने चाहिए, तब आप अटॉर्नी जनरल बन सकते हो। प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करेंगे, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग अपॉइंट करेंगे। क्या आपके टेन्योर फिक्स होगा? बिल्कुल भी नहीं, आपका टेन्योर फिक्स नहीं होगा। क्या आपकी रिम्यूनरेशन फिक्स होगी? बिल्कुल भी आपकी फिक्स नहीं होगी। क्या आप प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। याद रखना, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस क्या अटॉर्नी जनरल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल भी डिबार नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आ गया, ऐसा नहीं है कि ये मतलब वो है तो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल भी। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है अटॉर्नी जनरल, ये भी चीज ध्यान रखना। इसका पार्ट होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो किस किस में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 29 अटॉर्नी जनरल के बारे में बता दिया, सोलिसिटर जनरल के बारे में बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या बोलता है? हमें बताना है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। बोल रहे हैं कि अंडर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी रूल्स द मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड इट्स रेगुलेटरी पावर्स ओवर इंटरनेट कंटेंट एज वेल। बिल्कुल, पहले इंटरनेट कंटेंट पे नहीं थी, अब इंटरनेट कंटेंट पे भी मिनिस्टर ने अपनी जो वो है वो बढ़ा दी है रेगुलेटरी पावर्स। सेकंड बोल रहे हैं जो प्रसार भारती है वो एक स्टैट्यूटरी है और ऑटोनोमस बॉडी इस मिनिस्ट्री के अंडर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी इस मिनिस्ट्री के अंडर प्रसार भारती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, प्रसार भारती
प्रसार भारती एक्ट भी आया था, एक आपने सभी सुना होगा 1997 में, ठीक है 1997 में, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो प्रसार भारती एक्ट आया था 1997 में, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। और ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, किसकी, कंट्री की, और इस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये कंप्लीट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। एक आपने नाम सुना होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के बारे में बताना है। ठीक है, किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के बारे में बताना है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन कौन एंजॉय करता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन कौन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एंजॉय करता है, सभी को पता है, प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन फिर वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एंजॉय नहीं करते हैं, उनकी प्रिविलेजेस अलग जगह आती है। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 वहां पे मतलब प्रेसिडेंट की प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई, यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, याद रखना। अटॉर्नी जनरल बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को वो करते हैं, एंजॉय करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी करते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो हमें बतानी है कौन कौन करता है, तो हमारा आंसर है बी। ठीक है, कौन कौन इसको एंजॉय करता है। तो और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेनली आती है किसमें, 105 आर्टिकल में, दो तीन तो इसमें दी गई है 105 में, कि उनको बोलने का अधिकार है, ये है वो है, लेकिन कुछ अदर चीजों में भी दी गई है, जैसे कि कुछ रूल्स में ये वो, मतलब सारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक जगह नहीं दी गई है कि आप बोलोगे जितनी भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 105 में दी गई है, बिल्कुल भी नहीं दी गई है, एक से दो दी गई है यहाँ पे, और जितनी भी है वो अलग अलग जगह से मतलब ली गई है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 31, हमारा आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सबसे पहले, इट हैज नो पावर टू अरेस्ट सिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट और ब्रिंग देम टू ट्रायल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये अरेस्ट नहीं कर सकते किसी को। क्यों क्यों ऐसे न्यूज में आया, क्योंकि अभी अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसको, मतलब पुतिन को क्योंकि वार क्राइम्स हो रहे हैं यूक्रेन में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके लिए उनको क्या अरेस्ट वारंट जारी किया था। तो थोड़ी थोड़ी ना अरेस्ट कर सकते, तो अरेस्ट वारंट जारी करो कुछ भी करो, अरेस्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो अरेस्ट पार करने की पावर उनके पास नहीं है। सेकंड बोल रहे हैं सबसे पहले इनको एस्टेब्लिश किया गया यूएन चार्टर के थ्रू, बहुत गलत है, इनको रोम स्टैट्यूट का नाम सुना होगा, रोम चार्टर, रोम स्टैट्यूट, उसके अकॉर्डिंग इनको एस्टेब्लिश किया गया, ना कि यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के थ्रू किसको एस्टेब्लिश किया गया होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नाम सुना होगा, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप सभी को पता है यार, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके बिल्कुल भी हेडक्वार्टर नहीं है, हैग नीदरलैंड में इनके हेडक्वार्टर है, दोनों के ही। ठीक है, हेग नीदरलैंड में इनके हेडक्वार्टर है। तो थर्ड स्टेटमेंट होगा, सेकंड स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही बताने केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये किसके बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, रोम स्टैट्यूट के थ्रू बना था। और मेनली किन केसेस में मेनली मतलब ट्रायल जाते हैं यहाँ पे, जिनोसाइड, वॉर क्राइम, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम, या फिर आप कोई एग्रेशन के अगेंस्ट क्राइम किया है, तो वहाँ पे वो करते हैं क्या, मतलब इंडिविजुअल भी इसका पार्ट हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, और मेनली जो कंट्रीज हैं वो भी इसका पार्ट बन सकती हैं। क्या इंडिया इसका पार्ट है, याद रखना, इंडिया के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, इंडिया भी मेंबर नहीं है, और याद रखना यूएसए भी मेंबर नहीं है, और रशिया भी मेंबर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ना इंडिया मेंबर है, ना रशिया मेंबर है, ना यूएसए मेंबर है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ये कंट्रीज जो है वो मेंबर नहीं है। इंडिविजुअल्स पे भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के केसेस यहाँ पे चल सकते हैं। इसमें कितने जजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी होती है, 18 जजेस होते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। क्या दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल भी री इलेक्ट नहीं हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में टोटल 18 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और वो री एलिजिबल भी नहीं है बात दोबारा अपॉइंट होने के। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएन चार्टर के थ्रू बना था, उसमें कितने जजेस होते हैं, उसमें याद रखना 15 जजेस होते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। क्या री इलेक्ट हो सकते हैं, यस, 2 बार फर्दर री इलेक्ट हो सकते हैं, याद रखना। तो ये चीज ध्यान रख लेना, ऊपर वाली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में है, और ये जो नीचे वाली है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में है। उसमें 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, लेकिन 2 बार फिर से रिअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या अब एक बात बताओ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या कोई अपील जारी हो सकती है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट अपील जारी हो सकती है, लेकिन क्या इंटरनेशनल अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर कोई आईसीजे अगर कोई डिसीजन देता है, क्या कोई अपील होती है, बिल्कुल भी अपील नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई अपील नहीं होती, और यहाँ पे इंडिविजुअल्स के कोई केसेस नहीं है, केवल स्टेट्स या बड़ी बड़ी मतलब वो चीज इसमें मतलब केसेस डाल सकती है। क्या इंडिया मेंबर है आईसीजे का, बिल्कुल इंडिया आईसीजे का मेंबर है, आईसीसी का मेंबर नहीं है, आईसीजे का इंडिया मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट, किसके बारे में, आईसीसी ये वाले के इसके बारे में। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया आपका कंप्लीट, आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे।
वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 हमें किसके बारे में बताना है? ओवरव्यू इफेक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, न्यूज में था, जल्दी बताओ ओवरव्यू इफेक्ट क्या है। ठीक है, ओवरव्यू इफेक्ट क्या है, जल्दी बताओ। तो ये क्या है, जब भी एस्ट्रोनॉट्स धरती को स्पेस स्टेशन से या स्पेस से देखते हैं तो उनके माइंड में जो चीजें आती हैं, मतलब ह्यूमैनिटी की तरफ सोचते हैं या अर्थ के इकोसिस्टम या जिसके भी बारे में सोचते हैं, जो कोग्निटिव शिफ्ट आता है ना उनके दिमाग में, जो एक्सपीरियंस करते हैं एस्ट्रोनॉट जब अर्थ को स्पेस से देखते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? ओवरव्यू इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? ओवरव्यू इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है पीएमओ के बारे में। ठीक है, पीएमओ को सबको पता है भाई। सबसे पहले है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस इन्वॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी एज हेड ऑफ द कैबिनेट। बोल रहे हैं कि इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो अगर पीएम कोई फंक्शन एज ए हेड ऑफ कैबिनेट कर रहे हैं तो उसमें पीएमओ इन्वॉल्व नहीं होता, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता पीएमओ, ध्यान रखना। इसने बोला था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सेकंड बोले पीएमओ एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिल्कुल पीएम का कान ही होते हैं, मान लो। ठीक है, तो पीएमओ एडमिनिस्ट्रेटिवली किसको, मतलब पीएमओ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? पीएमओ को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है पीएमओ एंजॉयज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर डिपार्टमेंटल स्टेटस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पीएमओ बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है लेकिन डिपार्टमेंटल स्टेटस तो है। डिपार्टमेंटल स्टेटस इसको 1961 में दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो डिपार्टमेंटल स्टेटस तो है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट भी। फोर्थ है नेशनल ऑथोरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है पीएमओ के अंडर काम करता है। बिल्कुल भी नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी के सेक्रेटरीट के अंडर काम करता है। इसके अंडर कैबिनेट सेक्रेटरीट के, पीएमओ के काम नहीं, के अंडर काम नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो फोर्थ रॉन्ग है, सेकंड थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है क्या करेक्ट, गलत बतानी है कि सही? सही स्टेटमेंट बतानी है, तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये 8 हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 35। 35 हमें क्या बोलता है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है द गवर्नर कैन डिसमिस ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट हिज प्लेजर ऑन हिज और हर सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सीएम इन दिस स्टेट असेंबली। तो आप सभी को पता, भाई गवर्नर ऐसे ही थोड़ी ना किसी को डिसमिस कर सकता है, जब तक मेजोरिटी है उनके हाउस में तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो नहीं कर सकता। बेशक उसके प्लेजर के अंडर वो अपॉइंट होते हैं, लेकिन जब तक उनके हाउस में मेजोरिटी है तब तक उनको डिसमिस नहीं कर सकता गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड बोल रहे हैं ए मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन प्रेसिडेंस एंड वोट इन अदर हाउस। देखो कोई भी मिनिस्टर जिस हाउस का भी मेंबर है, मान लो लोअर हाउस का मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर एक होता है, स्टेट लेजिस्लेचर एक होती है स्टेट असेंबली और एक होती है स्टेट काउंसिल। ठीक है, एक स्टेट मतलब एक मिनिस्टर जो वो स्टेट काउंसिल से है और एक स्टेट असेंबली से है। ठीक है, मान लो कि स्टेट काउंसिल से कोई मिनिस्टर है, वो स्टेट असेंबली में जाके बैठा, तो क्या वो स्टेट असेंबली में वोट कर सकता है? बिल्कुल भी वोट नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान रखना। एक मिनिस्टर जो दूसरे हाउस का मेंबर होता है वो बेशक से उसके प्रेसिडेंस में भाग ले सकता है, लेकिन वो वहां पे जाके वोट नहीं कर सकता। वोटिंग केवल वो अपने हाउस में कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट बतानी है। तो आपको सभी को पता भाई दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें, तो 35 आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, आर्टिकल बस आर्टिकल तो क्या ही बताओ, इसमें यही है, ये वोट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर ये 35 आंसर हो गया कौन सा? हमारा डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाहर कौन सी चीज आती है, मतलब कौन सी स्टेट्स में पंचायत वाला जो वो चीज है वो नहीं लगती है? जल्दी बताओ भाई, कौन सी स्टेट में जो पंचायत वाली चीज नहीं लगती है? तो आप सभी को बताना पता होना चाहिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इन चीजों में मतलब जो है वो वहां पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लगता है। तो इसमें से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम तो यहाँ इनको छोड़ के इनमें तो लगता है, यहाँ नहीं लगता। तो मिजोरम, नागालैंड, इनमें नहीं लगता, तो दो में नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और भी कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे नहीं लगता है, जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मानो वहां पे नहीं लगता है, मणिपुर के कुछ एरियाज में नहीं लगता है, मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं लगता है। तो पीस एक्ट बाद में आया था, जो बाद में लगाया गया था, तो वो अलग चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। बोल रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अभी जो हमारे रूल्स आए थे इंटरमीडिएटरी वाले रूल्स, उसमें ऑनलाइन गेमिंग को डायरेक्ट क्लियर डेफिनेशन दी गई थी कि जो भी इंटरनेट पे गेम खेले जाते हैं या जो भी है उसमें क्लियर डेफिनेशन दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन गेम की डेफिनेशन नहीं दी गई है भाई, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड बोल रहे हैं ऑनलाइन गेम्स दैट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग। बिल्कुल, अगर किसी ऑनलाइन गेम में कोई गैम्बलिंग चल रही है तो वो तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। तो 37 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हमें बताना है विप के बारे में, ठीक है, ऑफिस ऑफ विप के बारे में। ठीक है भाई, देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो विप वाला ऑफिस है वो रूल्स ऑफ हाउस में मेंशन है। दूसरी चीज बोल रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो उसका अपना विप होता है। थर्ड बोल रहे हैं अगर वॉयलेशन हो जाता है विप का, इससे मेंबरशिप हाउस से मेंबरशिप भी सस्पेंड हो सकती है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो आपको इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, इसमें क्या पता होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले जो विप है ना तो वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कहीं ना कहीं रूल्स में मेंशन है। ये कन्वेंशन के थ्रू आया है, विप का जो कंसेप्ट है ना कन्वेंशन के थ्रू आया है। तो याद रखना ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में है, तो रूल्स में मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोले हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन उसकी विप होती है, बिल्कुल होती है। थर्ड बोल रहे हैं अगर कोई वॉलेशन करता है विप का तो उससे मेंबरशिप बिल्कुल वो हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है। आपने पढ़ा होगा ना एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें एक प्रोविजन ये भी तो है अगर विप के अकॉर्डिंग आप वोट नहीं करते हो तो आपको आपके हाउस से मेंबरशिप भी हो जा सकती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी जा सकती है। तो और एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में। कौन से ईयर में आया था, 1985 में। आप सभी को पता होगा, सारी चीजें आप उसके बारे में पता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको दिख रही है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट हमारी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में। देख लेते हैं भाई, पीएम के बारे में बताना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर दैट ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज पीएम। सेकंड बोले दी सर्विंग पीएम इज इम्यून फ्रॉम एनी इंक्वायरी बाय लोकपाल फॉर देखो लोकपाल इसलिए तो आया था कि पीएम तक उसमें आ सकती है। तो ऐसा थोड़ी ना कि सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इम्यून होते, कोई इंक्वायरी पे नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। थर्ड बोले प्राइम मिनिस्टर क्रिएट्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। देखो बिजनेस को ट्रांजेक्ट करवाने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्री को क्या पीएम क्रिएट करते हैं, याद रखना पीएम क्रिएट करवाते हैं, करते नहीं है। वो किसके थ्रू करवाते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू करवाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। क्या हमें कोई ऐसे दे रखा है, नहीं, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 और नन दे रखा है। तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नहीं। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर दैट ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज पीएम। तो हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई फर्स्ट की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई कोई भी पर्सन लोकसभा में कुछ बनने से, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपनी मेजोरिटी प्रूव करे, तो बाद में भी कर सकता है, पहले पॉइंट हो सकता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमें बताना है किसके बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो आपको दिख रहा है केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और सारी स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1971 का, वो ओब्लिगेटरी बनाता है प्रेसिडेंट के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपना असेंट दे ही दे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है ये। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था कि भाई आपको अपना असेंट देना ही देना है। सेकंड बोल रहे हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट है जो बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये भी बोला गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है हेडेड बाई पीएम वो माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज आई थी जो 1978 में आया था। क्या चीज आई थी, ये चीज आई थी कि भाई हाँ चलो ठीक है प्रेसिडेंट पे बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस, लेकिन एक बार वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं किसी भी बिल को या किसी भी चीज को। अगर मतलब मान लो कि पार्लियामेंट, मान लो कि कैबिनेट ने कोई चीज भेजी कि आपको ये चीज करनी है, तो जो वन टाइम जो प्रेसिडेंट है वो रिकंसिडरेशन के लिए उस चीज को भेज सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम दोबारा उसको दे देती है प्रेसिडेंट को, तो फिर उनको वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आई थी 44th में, ध्यान रखना। तो एक बार रिकंसिडरेशन की बात आई थी 44th में, इसमें तो रिकंसिडरेशन की बात भी नहीं थी। तो क्वेश्चन तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो पता चल गया होगा, और 44th के बारे में भी इसमें क्या हुआ था वो पता चल गया। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो 40 का आंसर हमारा, हमें बताना है करेक्ट आंसर, तो दोनों ही सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट कमेटीज के बारे में बात करनी है, कैबिनेट कमेटीज। ठीक है भाई, बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी, मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। तो आप सभी को पता है कैबिनेट कमेटी जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सेकंड बोले दो टाइप की होती है, स्टैंडिंग और एड हॉक, बिल्कुल होती है। सेकंड बोल रहे हैं नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी इसका पार्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बनते नहीं है लेकिन नॉर्मली डिबार भी नहीं है, उनको मेंबरशिप उनके हो सकती है। नॉन कैबिनेट मेंबर्स भी कैबिनेट कमेटीज के मेंबर बन सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाती है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट होंगे। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो दिख रही है 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जीएसटी काउंसिल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट हुई थी 279 ए आर्टिकल के अंदर। तो बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी बताया 279 ए में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू जीएसटी टैक्स। बिल्कुल जीएसटी के बारे में ये बताती है। सेकंड बोल रहे हैं जो रिकमेंडेशन है इसकी ये बाइंडिंग नहीं है यूनियन और स्टेट्स पे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है ना स्टेट पे ना सेंटर पे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किस केस में बोला गया था कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है? एक मोहित मिनरल थ्रू डायरेक्टरेट केस था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, उसमें ऐसा बोला गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट आपको दिख रही है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों ही करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें बताना है पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में। किसके बारे में? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। बोल रहे हैं जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे बनी थी। तो आप सभी ने आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए, 1964 में ये कमेटी बनी थी। ठीक है, 1964 में ये कमेटी बनी थी, लेकिन ये किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी? कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी। जॉन मथाई कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं बनी थी। जॉन मथाई कमेटी की जो रिकमेंडेशन पे बनी थी वो बनी थी एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, जॉन मथाई कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी एस्टीमेट कमेटी, लेकिन ये कृष्ण मेनन कमेटी, जो कृष्ण मेनन जो कमेटी बैठी थी उसकी रिकमेंडेशन पे कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि जॉन मथाई कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी, बिल्कुल भी नहीं बनी थी। सेकंड बोले द चेयरमैन ऑफ कमेटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स हु आर ड्रॉन फ्रॉम लोकसभा ओनली। बोले हैं कि इसमें केवल जो चेयरमैन है वो केवल और केवल लोकसभा से ही लिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें चेयरमैन जो है केवल लोकसभा से दिया गया। मेंबर दोनों हाउसेस से होते हैं, लेकिन चेयरमैन केवल और केवल लोकसभा से लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारी इसमें बिल्कुल सही है। तो हमें बतानी है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आपको दिख रही है, केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे इसमें क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे हमारी किसके बारे में? एक सेकंड। अब आ जाती है इसके बारे में, क्या बता रही थी मैं, इस अब आ जाती है इसकी मेंबरशिप के बारे में। मेंबरशिप इसमें कितनी होती है? इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो 15 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो बचे हुए मेंबर्स होते हैं 7 मेंबर्स हो गए वो राज्यसभा से होते हैं। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें से जो चेयरपर्सन बनेगा वो केवल केवल कहाँ से बनेगा? लोकसभा से बनेगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कितने साल के लिए बनती है? 1 साल के लिए बनती है। आप सभी को पता है 1 साल के लिए बनते हैं। क्या मिनिस्टर इसके वो बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं? मिनिस्टर इसके मेंबर बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बन सकते भाई। ठीक है, याद रखना, मिनिस्टर इसके मेंबर बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। दूसरी चीज, इनके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? स्पीकर अपॉइंट करेंगे। और कहाँ से करेंगे? केवल लोकसभा से करेंगे, राज्यसभा से नहीं कर सकते। ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, काफी ज्यादा लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है ये जो कमेटी होती है। इसका मतलब कौन सी कमेटी? जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, इसके काफी लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है, ये लिख देते हैं। इसका काफी ज्यादा लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले तो ये मतलब पोस्टमार्टम करती है, जब मतलब सरकार खर्चा कर देती है उसके बाद ही पब्लिक अंडरटेकिंग वाली मतलब उनका वो करती है। तो पोस्टमार्टम नेचर की है ये। दूसरी चीज, 1 साल में केवल 10 से 12 पब्लिक अंडरटेकिंग ही ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती। तो 10 से 12 ही ले सकते पूरे साल में, तो उससे ज्यादा नहीं ले सकते। 1 साल के बाद फिर ये हट जाएगी, तो फिर उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स का कुछ कर भी नहीं पाएगी। ठीक है, एक इसमें टेक्निकल मैटर्स के उतने ज्यादा मैटर नहीं होते, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी ना बैठते इसमें, तो टेक्निकलिटीज में इतना ज्यादा नहीं जाया जाता है। चौथी चीज, ये केवल एडवाइजरी होती है। ठीक है, बाइंड्री बोल रही हूँ, बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, केवल एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो इनका जो जुडिक्शन होता है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। फिर आगे हमारी एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में क्या ये तो पता चल गया कि जोन जोन मथाई कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बनी थी। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी कमेटी होती है। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 मेंबर्स में से अगर नाम बात करें, 30 मेंबर्स में से सारे मेंबर्स कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से इसमें मेंबरशिप नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या फर्स्ट स्टेटमेंट होगा? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें थी मोटी मोटी, वो मैंने बता दी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। फिर है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट क्या है? ठीक है, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट क्या है? सबसे पहले बोल रहे हैं ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम है रिजोल्विंग डब्ल्यूटीओ। देखो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डब्ल्यूटीओ में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया गया है रिजोल्व करने के लिए। क्या इंडिया इसका मेंबर है? इस अरेंजमेंट का क्या इंडिया इस अरेंजमेंट का मेंबर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंडिया इस अरेंजमेंट का मेंबर नहीं है। डब्ल्यूटीओ में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसके लिए जो अपीलेट बॉडी, उसमें है अपीलेट बॉडी, याद रखना, उसमें अपीलेट बॉडी है। लेकिन अभी क्या हो गया, यूएसए ने उसमें जो भी जजेस हैं उसके अपॉइंटमेंट को रोक रखा है। तो अब वहां पे तो अपील्स जा नहीं रही जहां पे जानी चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ में मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, ट्रेड में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो अपीलेट बॉडी तो बनी है, लेकिन वहां पे अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही, होने दे रहे यूएसए। अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा तो कोई तो ऐसी बॉडी बनाई जाए जो उन डिस्प्यूट्स को सुने। तो एक अल्टरनेटिव बॉडी बनाएगी, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन बॉडी 2020 में ये बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में बनाएगी। और अभी जापान इसमें लेटेस्ट कंट्री बनाया जो इसमें इंक्लूड हुआ है।
तो इसकी मतलब जितने ज्यादा कंट्रीज में ऐड होंगे उतनी ज्यादा इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी। 2020 में ये हुआ है, तो इसमें जितने भी डिस्प्यूट जाएंगे डब्ल्यूटीओ के वो सारे मतलब ये हैंडल करेगी। इंडिया भी इसका मेंबर नहीं बना है, ठीक है। तो 2018 से आप सभी को पता है भाई डब्ल्यूटीओ की जो अपीलेट बॉडी है वो काम नहीं कर रही है। यूएसए ने उसमें जो अपॉइंटमेंट्स है उसको स्टॉप कर रखा है, तो इसीलिए 2020 में फिर ये बॉडी बनाएगी। भाई डिस्प्यूट तो कहीं ना कहीं सोल्व करेंगे, तो मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट बनाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा आंसर सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लोकसभा के बारे में बताना है, ठीक है। रूल्स के बारे में बताना, लोकसभा के रूल्स के बारे में। सबसे पहले है द हेड ऑफ द लोकसभा इज द चेयरमैन ऑफ इट्स रिकमेंड रूल्स कमेटी। ये कौन सी है? सबसे पहले तो रूल्स कमेटी है, रूल्स कमेटी के बारे में बताना है। बोल रहे हैं लोकसभा का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है इस रिकमेंडेटरी कमेटी का। आप सभी को पता है, बिल्कुल वही हेड होता है, क्योंकि आपने सुना होगा जनरल पर्पस कमेटी और बिजनेस कमेटी, और एक क्या होते हैं वो रूल्स कमेटी। इन तीनों के जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। तो बिल्कुल सही समय जो लोकसभा के हेड होते हैं वो इनके हेड होते हैं। रूल्स कमेटी रिकमेंड रिक्वायरिंग द अप्रूवल ऑफ द हाउस, बिल्कुल रूल्स जो कमेटी होगी उसमें जो भी वो रूल्स बनाएंगे उसको अप्रूवल ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये दे रखी है। और एक और चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, इसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड। पहले 1954 से पहले केवल स्पीकर डिसाइड करते थे कि भाई मतलब रूल्स ये हो जाएंगे, ठीक है ठीक है। लेकिन 1954 के बाद ये क्या हो गया कि हो गया भाई हाउस डिसाइड करेगा, ना कि केवल स्पीकर डिसाइड करेंगे कि भाई रूल्स अप्रूव होंगे कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। रूल्स कमेटी में कौन कौन मेंबर होता है? आप सभी को पता है रूल्स कमेटी लोकसभा में भी होती है, अलग राज्यसभा में होती है। लोकसभा में अगर बात करें इसमें कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में? रूल्स कमेटी में याद रखना 15 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 16 मेंबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स कमेटी में अगर लोकसभा की बात करें तो 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 16 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में इनके हेड कौन होते हैं? चेयरपर्सन या फिर मतलब स्पीकर इसके हेड होते हैं, और राज्यसभा में चेयरपर्सन इनके हेड होते हैं, चेयरमैन इनके हेड होते हैं, ठीक है। वैसे ही ये तो होगी हमारी रूल्स कमेटी। एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है ना, मैंने बताई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हेड भी होते हैं स्पीकर। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है तो उसमें 15 मेंबर होते हैं, और जो राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है तो उसमें केवल 11 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स की संख्या ध्यान रख लेना, ठीक है। कभी आ जाए कोई भी एक पूरा पैराग्राफ दे दे, उसमें बोल दें लोकसभा के कितने मेंबर है, राज्यसभा के कितने मेंबर है, ये है वो है, कौन सी कमेटी है बताओ, ठीक है। तो लोकसभा के इसमें 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के इसमें 11 मेंबर होते हैं। बात वही होती है, लोकसभा में इसमें स्पीकर हेड करते हैं, राज्यसभा में इसमें ये हेड करते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारी कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हो जाता है हमारा सी, ठीक है। किसके बारे में हमें बताना था? रूल्स कमेटी के बारे में बताना था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स के बारे में पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 हमें क्या बोलता है? 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोलता है? आईएफएडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले बोले ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, दूसरे बोले इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और तीसरे बोल रहे हैं ये आउटकम है फर्स्ट वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस का 1974 में। देखो सबसे पहली बात, बिल्कुल ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये क्या नाम लेते हैं? यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। क्या इंडिया इसका मेंबर नहीं है? बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है, तो ये स्टेटमेंट हमें रोंग दे रखी है। इंडिया इसका मेंबर है तो ये स्टेटमेंट रोंग दे रखी है। थर्ड बोल रहे हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1974 में हुई थी, उसका आउटकम है, बिल्कुल वहां पे हुई थी, वहीं पे ये बनी थी। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आपको दिख रही होगी, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है? बी, ठीक है। और अभी इसमें एक इनिशिएटिव भी चलाया, आप सभी को पता होगा, इसमें एक इनिशिएटिव भी चलाया। किसने चलाया? जापान ने। और जापान ने और आईएफएडी ने मिलकर इसमें एक इनिशिएटिव भी चलाया, इनहेंस लिंकेजेस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बीच में इनिशिएटिव चलाया, ताकि मतलब रूरल डेवलपमेंट अच्छे से, उसके फूड सिक्योरिटी को बचाया जा सके, ये वो मतलब सारी चीजें लिंकेजेस करके उसमें किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 46 ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? जल्दी बताओ भाई, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को कौन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ये हैं 4 स्टेटमेंट्स जो आपको दिख रही हैं, ठीक है। देखो पढ़ लो पोज कर करके, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में बताना है। तो क्या होता है? देखो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है? इसमें एक वर्टिकल रिलेशनशिप होता है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, और फिर स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये वर्टिकल रिलेशनशिप होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जिसमें स्टेट्स जो है वो अपने आप में कम्पीट करती है, मतलब स्टेट्स कम्पीट करती है, स्टेट सेंटर के साथ नहीं, स्टेट्स अपने में कम्पीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, डबल मेंबरशिप के बारे में। अगर पार्लियामेंट में किसी की डबल मेंबरशिप तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं इफ अ पर्सन इज चूजन फॉर मेंबरशिप इन बोथ हाउसेज हिज सीट इन लोकसभा बिकम्स वैकेंट बाय डिफॉल्ट। देखो अगर दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में भी कोई मेंबर सेलेक्ट हो जाता है, लोकसभा में भी कोई मेंबर सेलेक्ट हो जाता है, आप सभी को पता है, तो अपर हाउस में जो उसकी सीट है वो वैकेंट हो जाती है, ना कि लोअर हाउस में। तो अपर हाउस में वैकेंट हो जाती है, तो ये राज्यसभा में वैकेंट हो जाती है, ना कि लोकसभा में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है। सेकंड बोल रहे हैं इफ द मेंबर इज इलेक्टेड टू द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मान लो कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों दो में सिलेक्ट हो गया, तो उसकी सीट जो है पार्लियामेंट में वैकेंट हो जाती है अगर वो रिजाइन नहीं करते अपनी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से विद इन 6 मंथ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो उनकी यूनियन लेजिस्लेचर से जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा आंसर क्या हो जाता है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, 1 मिनट रुक जाओ। देखो भाई मैंने भी इस क्वेश्चन को क्या लगा दिया, गलत लगा दिया। ये सही स्टेटमेंट क्यों नहीं है, बिल्कुल सही है कि अगर कोई यूनियन लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई सीट है पार्लियामेंट में, अगर वो वैकेंट मतलब नहीं किया, देखो अगर आप पार्लियामेंट में भी हो गए हो, आप एमपी की सीट भी जीत गए हो, एमएलए की सीट भी जीत गए हो, ठीक है, तो आपकी अगर आप कितने, देखो इसमें दिन भी दे दी लास्ट में, विद इन 6 मंथ्स नहीं, 14 डेज के अंदर, ये 14 डेज की रिक्वायरमेंट है, याद रखना ये 14 डेज की रिक्वायरमेंट है। अगर 14 डेज के अंदर आप अपनी कोई सीट चूज नहीं करते हो तो आपकी जो अपर हाउस की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये जो दिन है ना ये गलत दे रखे हैं, ऊपर वाला सब ठीक था, ये देखो ये होता है बाय डिफॉल्ट। मैंने लास्ट तक पूरा नहीं पढ़ा तो इससे क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मिस्टेक रोकनी है अपनी छोटी छोटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें पता नहीं करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट तो ना फर्स्ट है ना सेकंड है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऊपर वाली पूरी स्टेटमेंट सही दे रखी है, लेकिन जो 6 मंथ दे दिया ना ये गलत है, 14 डेज के अंदर इसमें आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, उसके बारे में बताना है कि उनकी क्या क्या ड्यूटी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी है। सबसे पहले जितने भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो भी वो यूनियन को एडमिनिस्टर करने में लेंगे या कोई भी प्रपोजल देंगे लेजिस्लेशन के, वो सारे प्रेसिडेंट को बताने होंगे, बिल्कुल बताने होंगे भाई। सेकंड है टू फॉरबिश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, अगर प्रेसिडेंट कोई मांग ले कोई चीज जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए, तो वो भी देनी पड़ेगी। थर्ड बोले हैं टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय काउंसिल। बिल्कुल किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया वो भी एडवाइस को कंसिडर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, बेशक से वो काउंसिल ने कंसिडर ना किया हो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, किसके बारे में, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा आंसर हो जाता है सी। और ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है, आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दी जाती है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन किसके, इट इज ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फॉरविश इन्फॉर्मेशन टू दी प्रेसिडेंट, ये किसके अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आर्टिकल 78, तो क्वेश्चन नंबर 49 ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या बोलता है, इस जर्ग डिक्लेरेशन क्या है, इस जर्ग डिक्लेरेशन क्या है, जल्दी बताओ भाई। इस जर्ग डिक्लेरेशन क्या है, जल्दी बताओ। तो ये डिक्लेरेशन क्या है, आप सभी को बताना चाहिए ये डिक्लेरेशन क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, नॉर्थ सी में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जो इनिशिएटिव चला गया वो है इब्स जर्ग इनिशिएटिव, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नॉर्थ सी है उसको क्या बनाया जाएगा, पावर हाउस बनाया जाएगा 2030 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि 120 गीगावाट ऑफशोर विंड कैपेसिटी डेवलप की जाएगी, और 2050 तक हम कितनी कर लेंगे, 300 गीगावाट तक जो एनर्जी है वो डेवलप कर लेंगे, ठीक है। पहली मतलब ये अभी अभी इसकी नॉर्थ एक आपने सुनी होगी, नॉर्थ सी समिट। नॉर्थ सी समिट पहले पहली हुई थी बेल्जियम, मतलब सॉरी हाँ, मतलब ये नॉर्थ सी समिट की बात है। ये सेकंड समिट अभी इसकी बेल्जियम में हुई थी। अभी सेकंड समिट इसकी कहाँ हुई थी, बेल्जियम में हुई थी, और पहली समिट इसकी जो हुई थी ना, याद रखना, वो डेनमार्क में हुई थी। पहली समिट इसकी डेनमार्क में हुई थी, दूसरी समिट अभी उसकी बेल्जियम में। जब पहली समिट हुई ना इसकी डेनमार्क में, जब पहली समिट हुई इसकी 2022 में, कब हुई, 2022 में जब उसकी पहली समिट हुई, 2023 में इसकी सेकंड थी, 2022 में जब इसकी पहली समिट हुई, तो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, इस बगजर्ग डिक्लेरेशन, जिसमें बोला गया था कि हम नॉर्थ सी को रिन्यूएबल एनर्जी का एक पावर हाउस बना देंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का एक पावर हाउस बना देंगे, और ये जो जगह है, ये किसी जगह का नाम है, ये कहाँ पे है, डेनमार्क में। कहाँ पे, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जगह डेनमार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट समिट जो हुई, ये कौन कौन सी कंट्री थे इसमें, मतलब नॉर्थ सी समिट की बात करें, फर्स्ट नॉर्थ सी समिट जब हुई उसमें कौन कौन सी कंट्री थे, बेल्जियम थे, डेनमार्क था, जर्मनी था, नीदरलैंड था, ये 4 कंट्री थे, इन्होंने ये मतलब डिक्लेरेशन को वो किया था। अब बात आती है नॉर्थ सी की, ठीक है, रुको। ये देखो भाई, ये आपको जो है ना नॉर्थ सी का मैप दिख रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से आपको ये नॉर्थ सी का मैप दिख रहा है यहाँ पे,
ठीक है। नॉर्थ सी के मैप में क्या क्या है, देखो ये मैंने गूगल पे खोल रखी है, तो ये कुछ कुछ आता रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ सी का मैप है, नॉर्थ सी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्रीज है। देखो अभी डेनमार्क उसने उसमें शामिल थी, ठीक है, डेनमार्क उसमें शामिल थी, नीदरलैंड, इधर बेल्जियम है, कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है नॉर्थ सी से, या फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, ठीक है। उसके अलावा ऊपर कौन कौन सी कंट्री है, ये देखो यहाँ पे नॉर्वे है, ठीक है। शेटलैंड आइलैंड कहाँ पे है, और अपने आइलैंड कहाँ पे, दोनों यूके के आइलैंड है, ठीक है। यूके कहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये फ्रिशियन आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। तो नॉर्थ सी से सराउंडिंग कंट्री कौन कौन सी वो आपको बतानी चाहिए, यूके है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है और नॉर्वे, ठीक है। ये सारी कंट्रीज स्ट्रेट, स्कागेरक स्ट्रेट, ठीक है, डोवर स्ट्रेट, ये दोनों स्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है। इरिस सी कहाँ पे है, ठीक है। अटलांटिक ओशन यहाँ पे कहाँ पे है, फेरो आइलैंड यहाँ पे कहाँ पे है, डेनमार्क के फेरो आइलैंड कहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं नॉर्थ सी के बारे में, कौन सी कंट्री जो है वो इस पे है, जैसे कि ओस्लो, यहाँ पे ओ इब्सजर्ग जहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था वो किस रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैप भी दिखा दिया, मैं इसमें यहाँ पे मार्क नहीं कर सकती इसीलिए, तो ये हो गया। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लेना इस मैप को, ठीक है। तो इसी नोट पे जो है आज का हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर भी करना, ठीक है। तो गाइस इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।